हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, जैसे हमेशा आप होते हैं। मैं और आशीष सर मिलकर के आपके लिए आपके जो पार्ट टेस्ट हो रहे हैं उसकी वीडियो सॉल्यूशन सीरीज़ लेके आए हैं। और आपको मुझे पता है कि बच्चों का रिस्पॉन्स का बहुत अच्छा आ रहा है। और आशीष सर जो हैं उनका ये आइडिया था कि हम वीडियो सॉल्यूशन सीरीज़ लेके आएँ, तो उस आइडिया को हम परफेक्टली इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हर बार आपको टेस्ट के जस्ट बाद वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाते हैं आशीष बिल्कुल सर। सर, बिल्कुल और आगे भी हम कुछ आइडियाज़ आपके लिए लेके आएंगे। लेके आएंगे, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेके आएंगे। तो आशीष से बताइए क्या करने वाले हैं हम आगे थोड़ा सा। देखिए, वीडियो सॉल्यूशन का तो आपके सामने आ ही चुके हैं लगातार। काफ़ी बच्चे बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी इनपुट दे रहे हैं कि सर बहुत मज़ा आ रहा है। जो हम क्वेश्चंस पहले हम इधर उधर पूछने पड़ते थे, परेशान होते थे, अब हम घर बैठे उनको अच्छे से देख पा रहे हैं और बहुत बच्चे खुश हैं, अच्छा इंप्रूव कर रहे हैं। परवेज सर ने एक आइडिया और दिया है कि ये हम तो कर ही चुके हैं, अब नेक्स्ट क्या बच्चों के लिए। अब लास्ट का जो 1 मंथ है वो बड़ा क्रूशियल होता है। तो लगातार हम परवेज सर और लगातार हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हमारे पास एक अच्छा जो फीडबैक या इनपुट आया है कि हम अप्रैल में पूरी सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको टॉप क्वेश्चंस, प्रोबेबल क्वेश्चंस, उससे संबंधित कोर्स थ्योरी, क्या क्या मिनिमम कंटेंट आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि बच्चे अभी परवेज सर इससे परेशान होते हैं, सर इतने सारा रजिस्टर है, क्या क्या पढ़ें, क्या रिवाइज करें, क्या पढ़ें। चलिए परवेज सर और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो भी एक्सपीरियंस है लगभग 20 साल का टीचिंग का, उसको यूज़ करते हुए हम कोशिश करेंगे कि आपको वो कंटेंट प्रोवाइड कर दें कि व्हाट मिनिमम यू नीड फॉर द नीट, राइट। कम से कम क्या पढ़ूं किसी भी चैप्टर में कि यार मेरा सिलेक्शन ना रुके। तो हम कंटेंट को कंसाइज करके, समराइज करके आपको डिलीवर करेंगे। 50% पार्ट एजी सर लेंगे, 50% पार्ट मैं लूँगा। और उस कंटेंट से रिलेटेड जो एक क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को हम फ्रेम करके और उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे ताकि आप उनकी प्रैक्टिस भी कर लें। बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल, बस यही तैयार इन्फॉर्मेशन रहिए। आपको देनी थी। तैयार रहिए आप। और बहुत अच्छा करेंगे मेहनत, है ना। और सबको ऑल द बेस्ट। खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। चलिए बच्चों, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 to 25। ठीक है, चलिए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है और आपसे पूछा गया मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम सभी जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला फाई बराबर बी डॉट ए। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो कितना हो जाएगा, एन बी ए कॉस थीटा। अब आपको नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, एरिया दे रखा है। जो दिक्कत आएगी वो आती है एंगल में। तो एंगल के लिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। जो कॉइल रखी गई है उसका जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल है। तो ध्यान से देखिए, ये सबसे फेमस केस है जो हम हमेशा बताते हैं आपको। ये मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल का प्लेन, कॉइल जो रखी गई है वो इस तरह से रखी गई है। तो इसका एरिया वेक्टर हम हमेशा जानते हैं, एरिया वेक्टर कहां होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये एरिया वेक्टर हो गया, ये आपका बी वेक्टर हो गया। जल्दी से बताइए थीटा कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो अब क्वेश्चन में तो सारी बातें हमें पता चल गई, एन पता चल गया, बी पता चल गया, ए पता चल गया, थीटा 0 डिग्री। आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कैलकुलेशन है, वैल्यू पुट करनी है। तो इस सवाल में क्या कॉन्सेप्ट लगा वो एक बार रिव्यू करते हैं। एक तो मुझे फ्लक्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए था, दूसरा मुझे थीटा के बारे में जानकारी होनी चाहिए थी। फिर से देखिए, कॉइल का प्लेन, ये मैग्नेटिक लाइंस हैं, कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो जब हम कॉइल की बात करेंगे तो इसका एरिया वेक्टर आएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में थीटा कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। चलिए साहब बढ़े आगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों ईएम वेव का सवाल है और एक बहुत ही स्टैंडर्ड और अच्छा सवाल है। आपसे कहा गया है एक बल्ब है, एक एलईडी है। ये बल्ब है, इसकी पावर है P। मुझे R दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो बल्ब है, बल्ब से प्रकाश निकल रहा है, लाइट निकल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं। तो स्वाभाविक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो हमें R डिस्टेंस पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी गई है। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं। एक तो आपको ईएम वेव्स की इंटेंसिटी R डिस्टेंस पर अगर हम निकालें तो हमारे पास एक तो बेसिक फॉर्मूला होता है, इंटेंसिटी होता है पावर अपॉन एरिया,
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी हम आपको क्लास में बताते हैं कितना होता है, बताइए, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। तो दो कॉन्सेप्ट आपको लगाने हैं, एक तो इंटेंसिटी ईएम वेव्स, वो आपको याद होना चाहिए, और एक जनरल फॉर्मूला इंटेंसिटी होता है पावर अपॉन एरिया। अब आपसे क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू पूछी गई है, तो मुझसे ई नॉट पूछा गया है। तो ई नॉट का एक्सप्रेशन बना लें अपन, चलिए बना लेते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी बराबर पी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। क्या पूछा गया है, ई नॉट, तो ई नॉट को यहाँ रखते हैं, 2 वहाँ जाएगा, 2p, 4 पाई तो नीचे है ही, एप्सिलॉन नॉट नीचे जाएगा, आर स्क्वायर है और c भी नीचे जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोल दोगे आप, k, तो ये हो जाएगा 2kp अपॉन आर स्क्वायर c। सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दे रखी हैं, कि आपको याद होता है 9 × 10 की पावर 9, पावर आपको दे रखी है 0.1 वाट, 0.1 वाट अपॉन आर, डिस्टेंस कितने डिस्टेंस में निकालना है, 1 मीटर, 1 का स्क्वायर, और सी 3 × 10 की पावर 8। आप सॉल्व करोगे, पूरा सॉल्व हो रहा है, तो ई नॉट स्क्वायर आएगा आपका 3 3 2 6, ये आ जाएगा 6, तो ई नॉट कितना आ जाएगा, √6, लगभग 2.5 के आसपास। क्लियर है बच्चों? चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, एक लूप है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है और आपसे कहा गया है कि करंट इंड्यूस बताइए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईएमएफ की। याद करिए, यूनिफॉर्म फील्ड है, लूप है, यूनिफॉर्म फील्ड है और लूप है, तो बताइए नेट इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। तो करंट होती है ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, तो करंट भी कितनी हो जाएगी, 0। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, अगर हम इसको मोशनल ईएमएफ से बात करते हैं, तो यहाँ एक बैटरी आप मानेंगे, यहाँ एक बैटरी मानेंगे, और लूप में जब इसका ई नेट निकालेंगे तो यहाँ भी ई नेट कितना आएगा, 0। आप दोनों तरीके से सोच सकते हैं, आंसर आएगा करंट 0। आइए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन PYQ में आया हुआ है, EMI का क्वेश्चन है, लेंज लॉ इसमें लगेगा। इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन इज अप्रोचिंग। दो अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन बीम होती है, उसमें तो कंटिन्यू फ्लो होता है, ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है बच्चों, इसका अंतर है। सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा और चला जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप देखिए करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, इंपॉर्टेंट ये है। जैसे इलेक्ट्रॉन का आना, अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो करंट की डायरेक्शन जो होगी वो पीछे की तरफ होगी। तो अभी बताइए कैसा डेवलप होगा। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, मैग्नेटिक फील्ड आएगी इनवर्ड, सही बात है। अब लेंस क्या कह रहा है, इसका अपोज करो, लेंस अपोज करेगा, क्रॉस में बढ़ रहा है तो क्या पैदा करेगा, डॉट पैदा करेगा, डॉट इंड्यूस होगा करंट। याद है, इंड्यूस डॉट करने के लिए करंट को कैसा होना पड़ेगा, बताइए, एंटी क्लॉकवाइज होना पड़ेगा। दूसरा केस समझिए, जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, पहले अप्रोच हो रहा है तो करंट बढ़ रहा है, चला जाएगा तो फिर करंट कम होगा, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, बोथ 1 और 2। तो PYQ से ये क्वेश्चन लिया गया है। इसमें जो अंतर है वो समझिए, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बीम दोनों में अंतर है, जो हम लोग क्लास में आपको समझाते हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोशनल ईएमएफ का है, बहुत ही आसान सवाल है, आपका सही भी हुआ होगा। मोशनल ईएमएफ याद रखिए, तीनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो होता है BLV। तीनों ही वैल्यू दे रखी हैं तो क्वेश्चन में ज़्यादा परेशानी नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड है 0.5, लंबाई दे रखी है 2 मीटर और वेलोसिटी दे रखी है 1, तो आंसर आ जाएगा आपका 1 वोल्ट। बोलिए क्लियर है? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला फिर से मोशनल ईएमएफ का सवाल है, एक एरोप्लेन का स्टैंडर्ड सवाल।
जो हम लोग आपको थ्योरी में पढ़ाते समय समझाते भी हैं कि इसमें भी जो विंग्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, विंग्स के अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होगा, E इक्वल टू BLB, बशर्ते तीनों वेक्टर्स क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर, तीनों वेक्टर परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो अगेन आप लगाइए E इक्वल टू BLV। पर ध्यान दीजिए इस कॉन्सेप्ट के लिए B वेक्टर, L वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर तीनों आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। तीनों की आपको वैल्यूज दे रखी है, आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 वोल्ट। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन एक मोशनल ईएमएफ का सवाल है। इसमें कहा गया है कि अगर आप रॉड को रिप्लेस कर दो एक सेमी सर्कुलर वायर से, आपको अगर याद हो तो E बराबर बच्चों VLV में L क्या बताता था, L बताता था इफेक्टिव लेंथ, दोनों किनारों के बीच की सीधी दूरी। अगर हम एक रॉड है इसको रिप्लेस करते हैं, अभी इस रॉड की इफेक्टिव लेंथ कितनी है, L। देखिए अब आपको कह रहा है कि रॉड को आपने रिप्लेस कर दिया एक सेमी सर्कुलर वायर से, ये सेमी सर्कुलर वायर से आपने रिप्लेस कर दिया, तो बताइए सेमी सर्कुलर वायर से रिप्लेस करने पर अभी भी जो इसकी इफेक्टिव लेंथ है वो वही रहेगी। जब इफेक्टिव लेंथ वही रहेगी तो ईएमएफ भी उतना ही आएगा, ईएमएफ उतना आएगा तो करंट भी उतनी ही आएगी। तो आंसर आएगा इंड्यूस करंट विल रिमेन सेम। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इन द पाथ ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ये बहुत ही फंडामेंटल सवाल है और आपसे पूछा गया इक्विवेलेंट करंट बताइए। तो हम सब लोग पढ़ते हैं करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q/T, और 1/T को इस तरह से लिख दीजिए 1/T, तो क्या बन गया Q इंटू F। Q आपको दे रखा है, इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज आपको पता है, फ्रीक्वेंसी भी आपको दे रखी है, तो Q को F से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। इस प्रश्न में रेडियस का क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई रोल नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों पेपर में जो गलतियां हुई हैं, जो आपने क्वेश्चन को छोड़ा है या जो सिली मिस्टेक हुई हैं उनको पहचानिए, उनको दूर करिए, उन पर वर्कआउट करिए। कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं वो हमें पहले लिखना चाहिए, पेपर का हमें एनालिसिस करना चाहिए। कौन से टॉपिक्स के सवाल आपने छोड़े हैं, किन क्वेश्चंस को आपको रीडिंग में दिक्कत आई है, उन पर्टिकुलर प्रोफाइल के क्वेश्चंस को आपको फिर से प्रैक्टिस करनी चाहिए। पार्ट टेस्ट, सेमी मेजर टेस्ट इसलिए लिए जाते हैं कि हम अपनी कमियों को पहचानें, उनको एनालाइज करें और अगले पेपर में उसको हम दूर करें। ठीक है, अगला एक स्टैंडर्ड सवाल लूप के कारण, याद करिए लूप के कारण, पर इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है। वायर, जो लूप का जो वायर है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होना चाहिए, तो लूप के कारण सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, 0 है। एक पॉइंट से करंट एंटर कर रहा है, दूसरे पॉइंट से करंट लीव कर रहा है, तो स्टैंडर्ड है, आपको याद है सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये लूप है और आपने किन्हीं 2 पॉइंट्स पर बैटरी को जोड़ दिया, आपने इन 2 पॉइंट पर बैटरी लगा दी। ठीक है साहब, यहां से करंट एंटर होगी, यहां डिवाइड होगी, यहां डिवाइड होगी और इस तरह से। तो आप चेक कर सकते हैं सेंटर पे इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी, कैंसिल हो जाएगा। सेम इसी तरह से इन दोनों का भी मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी बच्चों, 0। बस ध्यान रखिएगा वायर कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होना चाहिए, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन बोलना जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है बच्चों असर्शन रीजन का। लगातार अभी पिछले ईयर से उससे पहले भी असर्शन रीजन आने स्टार्ट हो गए हैं, तो हमने लगातार पेपर में नए पैटर्न को देने की कोशिश करी है। कुछ क्वेश्चन असर्शन रीजन के हैं, कुछ क्वेश्चंस कॉलम मैचिंग के हैं,
तो लगातार हम पैटर्न को ध्यान रखते हुए पढ़ाई करें, वो ज़्यादा बेहतर है। वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक लैंप है और कनेक्टेड इन सीरीज विद द लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ कॉपर विथ एयर कोर एंड देन कनेक्टेड टू एसी सोर्स। तो एक सोलेनॉइड है और इसके साथ एक बल्ब जुड़ा हुआ है और नीचे बच्चों एसी सोर्स है। ठीक है, बल्ब आपका भी ग्लो कर रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। अब आपने क्या किया, इस बल्ब के अंदर एक आयरन कोर को इंसर्ट कर दिया। इस आयरन कोर को इंसर्ट कर दिया। याद करिए, आयरन कोर डालने से क्या होगा? आयरन कोर डालने से क्या होगा? आयरन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। आपको याद है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड म्यू नॉट एन स्क्वायर बटे एल इंटू ए। ये तो जब एयर हो, और जब आपने मीडियम भर दिया है तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर एन स्क्वायर बटे एल इंटू ए। आयरन कोर फेरोमैग्नेटिक है, आयरन कोर के डालने से आपका एल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बच्चों एल के बढ़ने से क्या होगा वो ध्यान से देखिए। एल के बढ़ने से क्या होगा? एल के बढ़ने से जो एक्सएल है ओमेगा एल, एल के बढ़ने से एक्सएल बढ़ेगा, एक्सएल के बढ़ने से सर्किट का इम्पीडेंस बढ़ेगा, इम्पीडेंस बढ़ेगा तो सर्किट में फ्लो होने वाली करंट कम हो जाएगी, करंट कम हो जाएगी तो ब्राइटनेस भी कम हो जाएगी। ये एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, हमने वहां से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है। ठीक है, तो करंट कम हो जाएगी, करंट कम होते ही जो बच्चों ब्राइटनेस है वो भी कम हो जाएगी। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं, फिर से देखिए। आयरन कोर को डाला, आयरन कोर के डालने से क्या हुआ? असर्शन रीजन के क्वेश्चन करने को सबसे अच्छा अंदाज है आप केवल असर्शन पढ़ें, उसका पूरा प्रोसेस देखिए, फिर सोचिए इसके पीछे का क्या रीजन रहा होगा। रीजन नहीं पढ़ना, फिर अगर आप रीजन पढ़ेंगे और आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है तो फिर आप कह सकते हैं कि रीजन बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आप देखिए इस पूरे का बेस क्या हुआ? आयरन कोर को डालने से आपका एल बढ़ गया, एल बढ़ने से क्या हुआ बच्चों? एक्सएल बढ़ गया, एक्सएल बढ़ गया, जेड बढ़ गया, करंट कम हो गई, फिर कॉन्सिक्वेंट इफेक्ट आ रहे हैं। तो अब आपको पता चल गया है कि हाँ लैंप विल बिकम डिम। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और रीजन दिया गया है आयरन रॉड को इंसर्ट करने पर इंडक्टेंस इंक्रीज हो जाता है। वाह, बिल्कुल सही है, इंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब रीजन बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो आंसर क्या देंगे बताइए? स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है और 2(1) का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बायो-सवर्ट्स लॉ का क्वेश्चन है। याद करिए, हम रेगुलर पॉलीगन के क्वेश्चंस हम क्लास में डिस्कस करते हैं, आपने भी अपने नोट्स में पढ़े हुए हैं, ट्राइंगल का, स्क्वायर का, हेक्सागन का। इनफैक्ट आपको एक रेगुलर पॉलीगन का आंसर भी याद है सेंटर पर, बताइए याद है? बी सेंटर कितना होता था? एन म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए टेन पाई बाई एन साइन पाई बाई एन। याद करिए, हेक्सागन है तो एन को क्या पुट कर दीजिए? 6। ये तो है पहला तरीका। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता है तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक वायर का आप क्या कर लीजिए? कैलकुलेट कर लीजिए, और सभी का निकालने के लिए उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सीधा n के लिए 6 रख दीजिए, पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका है किसी एक पर्टिकुलर वायर का निकाल लीजिए। पर्टिकुलर वायर का जब आप निकालेंगे तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड याद करिए, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये होती है किसी एक फाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये एक अच्छा सवाल है। ये AIEEE JEE मेन में पहले आ चुका है, वहाँ से हमने इस क्वेश्चन को लिया है। और सवाल क्या कह रहा है पहले उसको आप समझिए। क्वेश्चन कह रहा है दो वायर्स है, दोनों के बीच में दूरी 2D है, दोनों में इक्वल करंट है और करंट बाहर की तरफ आ रही है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। तो पहले मैं आपको एक वायर की बात समझाता हूं, फिर आप उसको महसूस करिएगा। ये वायर है, इसमें करंट बाहर की तरफ आ रही है।
सोचिए अगर करंट बाहर की तरफ आ रही है तो अगर आप डायरेक्शन सोचेंगे तो इसमें जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो कैसी आएंगी, एंटी क्लॉकवाइज। हम आपको सिखाते हैं डॉट का मतलब है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी आएंगी, एंटी क्लॉकवाइज। पहली बात। अब अगर आपको किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, मान लो यहां चाहिए, तो यहां आप क्या खींचेंगे, टेंजेंट। सोचो यहां चाहिए, यहां आप क्या खींचेंगे, टेंजेंट। यहां चाहिए, यहां क्या खींचेंगे, टेंजेंट। तो किसी एक वायर के कारण पहले तो आपको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाना आना चाहिए और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन को लिखना आना चाहिए। अब क्वेश्चन कह रहा है दो वायर हैं, दो वायर हैं, ये वायर नंबर 1, ये वायर नंबर 2। अब आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं, दोनों की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाइए। डॉट हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे बनेंगी, एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज बन गई, ठीक है। ये हो गई वायर 1 की। वायर अगर 2 की बात करेंगे तो कैसा पैटर्न आएगा वो देख लीजिए। इसमें भी डॉट है, आउट ऑफ द प्लेन करंट आ रही है, तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज आएगा। अब सेंटर पे बात करिए, इसके कारण वायर नंबर 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगी नीचे की तरफ। वायर 1 के कारण, वायर 1 के कारण बताइए, वायर 1 के कारण ये देखिए इस तरह से यहां टेंजेंट खींचेंगे, ऊपर की तरफ आएगी। सेंटर पर दोनों वायर से दूरी बराबर है, दोनों में करंट बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शन अपोजिट है। तो पहला कंक्लूजन आ गया, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0। पहला कंक्लूजन, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0, पहली बात। दूसरी बात, अब हमें दूसरे पॉइंट्स में निकालना है, तो सबसे बढ़िया तरीका होता है जिस वायर के पास में आप हो वहां उसी का फील्ड डोमिनेट करेगा। स्वाभाविक सी बात है ना, B बराबर होता है μ0I/2πr, तो B दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसके पास हो, मतलब वहां R कम है तो B ज्यादा होगा। मान लो अब आपको डिसाइड करना है कि सर मुझे वायर 1 के पास यहां डिसाइड करना है, तो बताइए वायर 1 की बात कर लें आप, तो वायर 1 के कारण यहां B ऊपर की तरफ होगा। सोचिए यहां की बात करेंगे तो यहां B नीचे की तरफ होगा। यहां बात करेंगे आउटसाइड, आउटसाइड तो देखिए कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, नीचे आएगा। यहां देखिए यहां ऊपर आएगा। तो अब आप सारी बातों को एक बार से फिर से मिलाइए, समराइज करिए। सेंटर पे तो हो गया 0, वायर 1 के पास वर्टिकली अपवर्ड है, वायर 2 के पास कहां है, डाउन की तरफ है। इसी तरह से आउटसाइड भी आपने देख लिया। तो अब आप चेक कर लीजिए सारी बातों में कौन सा ऑप्शन सही दे रखा है। आंसर नंबर 2 मेरे हिसाब से सब कुछ सही कह रहा है। देखिए क्या क्या हो रहा है, सेंटर पे 0 है, वायर 1 के पास ऊपर की तरफ है, वायर 2 के पास डाउन है, वायर 2 के पास वहां ऊपर की तरफ है, और लगातार दूर जाते जाते फील्ड कम होती जाएगी। जैसे जैसे आप इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करोगे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। वायर 1 के आउटसाइड आप देखिए डाउन की तरफ है। सारे ऑप्शन मैच कर रहे हैं इससे, सारी बातों से, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल सही है। आप इसको पॉज करके फिर से इस क्वेश्चन को फिर से देखिए, फिर से इसका सॉल्यूशन सुनिए, ताकि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहले सिंगल वायर की बात करिए, मैं आपको सिंगल वायर एक बार फिर समझा देता हूं, आइए फिर से देखिए। सिंगल वायर की बात करिए, करंट आ रही है आउट ऑफ द प्लेन, डॉट डॉट करंट बाहर की तरफ, तो जो फील्ड लाइंस बनाएंगे, फील्ड लाइंस बनाएंगे बच्चों वो कैसी आएगी, एंटी क्लॉकवाइज। सबसे इंपॉर्टेंट एंटी क्लॉकवाइज। अब मुझे किसी पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए कि भाई आशीष सर मुझे यहां चाहिए, तो यहां टेंजेंट खींच दिया, यहां चाहिए यहां टेंजेंट खींच दीजिए, यहां चाहिए यहां टेंजेंट खींच दीजिए, यहां चाहिए यहां टेंजेंट आ गया। तो पहले किसी एक वायर का सोचें, फिर दोनों वायर का कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अगेन बायो-सावर्ट लॉ का सवाल है। दो कॉइल हैं, कॉन्सेंट्रिक हैं और प्लेन 90 डिग्री पर है। ये पहला, ये दूसरा। बहुत ही फेमस सवाल है। अगर दो 90 डिग्री पर हैं प्लेन, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 90 डिग्री पर आएगी, और हम सभी जानते हैं 90 डिग्री पर है तो आंसर आएगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। एक सिंगल कॉइल का आपको लिखना आना चाहिए था, वो होता है N
म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो पहली कॉइल में करंट आई है, बिल्कुल सही बात है, और रेडियस दोनों का सेम है और नंबर ऑफ टर्न भी सेम है, तो B1 तो यही हो जाएगा। B2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न वही है, पर करंट इस बार आई नहीं, √3 आई है, करंट √3 आई है। दोनों को स्क्वायर करके आप सॉल्व करेंगे तो √B1² प्लस B2² आपको लगाना पड़ेगा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत अच्छा एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एक चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पर एंटर कर रहा है। हम सभी को पता है 90 डिग्री पर जब एंट्री होती है तो पाथ होता है सर्कुलर। ये हो गया साहब पाथ सर्कुलर। अब ध्यान से देखिएगा, स्पीड तो कांस्टेंट रहती है, आपको पता ही है, क्योंकि वर्क डन 0 होता है। वर्क डन 0 होता है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, स्पीड कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है मान लो, तो यहाँ भी 5 होगी, यहाँ भी 5 होगी और यहाँ भी 5 होगी। ठीक है साहब, स्पीड कांस्टेंट है, पर वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ आप बोलोगे 5i, यहाँ बोलोगे 5j, यहाँ बोलोगे -5i, यहाँ बोलोगे -5j। मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम भी लगातार चेंज होता रहेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी चेंजेस, मोमेंटम चेंज होगा, यस। स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी, काइनेटिक एनर्जी भी उसकी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कितना होता है, 0 होता है। तो एक अच्छा सवाल है, कौन सी क्वांटिटी बदलेगी। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं 90 डिग्री पर थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये स्टैंडर्ड लिस्ट आप सभी को याद है, आर का फॉर्मूला एक होता था, याद करिए, mv/qb, एक होता है p/qv, एक होता है एनर्जी में √2me अपॉन qv, और एनर्जी को हटाकर पोटेंशियल डिफरेंस में 2m/qv अपॉन qb। बोलिए क्लियर है बात। तो पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला सेलेक्ट कर लीजिए, तो आर आ गया √2m/qv अपॉन qb। बोलिए क्लियर है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, v सेम हो गया, मैग्नेटिक फील्ड काट दीजिए, 2 काट दीजिए, ऊपर अब क्या बचेगा, √q है, नीचे q है, तो डिपेंडेंसी में ऐसा लिख दूं क्या, m/q। अब किस किस की बात हो रही है, प्रोटॉन की दे रखी है और आपसे किसकी पूछी है, ड्यूट्रॉन की। तो प्रोटॉन ड्यूट्रॉन का आपको पता होना चाहिए। ड्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन की तुलना में डबल होता है, चार्ज वही होता है, बस। अब आप रेशियो ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 एक डायग्राम से ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं ज़्यादा रेडियस किसकी है बच्चों, ज़्यादा रेडियस किसकी है, ये रेडियस है RB, ये रेडियस है RA। डायग्राम से आपको दिख रहा है कि आशीष सर RA बड़ा है RB से, खत्म हो गई बात। ये आपको डायग्राम से ऑब्जर्वेशन लेना चाहिए, ये डायग्राम से आपको ऑब्जर्वेशन लेना पड़ेगा। इसके बाद तो क्वेश्चन सरल है, R बराबर mv अपॉन qb, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, चार्ज भी सेम दे रखा है क्या, हैविंग द सेम चार्ज q भी सेम है, तो R इज प्रोपोर्शनल टू mv। जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी उसका प्रोडक्ट ऑफ m इंटू वी भी ज़्यादा होगा। तो आंसर आ जाएगा MAVA इज ग्रेटर देन MV और VB। बोलिए बच्चों, सही है क्या। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बताएं, MAVA इज ग्रेटर देन MVVB, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 हमने अभी डिस्कस कर ही लिया था कि मैग्नेटिक फील्ड में जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, 0। कंसेप्चुअल सवाल है, थ्योरी नोट्स में हमारे पास लिखा हुआ है। 18 में देखिए, 18 क्या कह रहा है,
18 एक बच्चों बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है और हमने इस तरह के क्वेश्चन आपको क्लास में करवाए भी हैं। एक रीजन है जिसमें चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, वो रीजन की लंबाई सफिशेंट नहीं होती है तो पूरा सेमी सर्कुलर पाथ नहीं कर पाता है और इस तरह से बाहर निकल जाता है। ये इसका सेंटर है। आपसे पूछा जाता है कितना एंगल है, तो आपको बच्चों इसका फॉर्मूला पता है क्या होता था, याद करिए। इसका फॉर्मूला हम क्लास नोट्स में डिराइव करते थे, याद हो आपको, तो साइन थीटा होता था डी बाय आर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड रीजन है ये सफिशिएंट नहीं है। अगर ये सफिशिएंट होता तो पूरा सेमी सर्कुलर पाथ करता। पूरा सेमी सर्कुलर पाथ नहीं कर पाएगा, कुछ आर्क बनाकर ही निकल जाएगा। तो जितना आर्क बनाता है, जो उसका एंगल बन रहा है, उसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा डी बाय आर। अब आर आप निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है तो रेडियस का फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया था इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये होता है। तो यहां से आप आर निकालिए, डी आपको दे रखा है रीजन, पार्टिकल पोटेंशियल डिफरेंस एंटर नॉर्मली थिकनेस आपको दे रखी है 0.1। दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेशन आपके पास है, सॉल्यूशन में आपके पास टेक्स्ट सॉल्यूशन में कैलकुलेशन पूरी सॉल्व करी हुई होगी, वहाँ से आप देखेंगे तो आंसर जो इसका आएगा साइन थीटा आता है 1/2, तो थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो कॉन्सेप्ट्स क्या क्या लगेंगे, एक तो आपको ये याद होना चाहिए और रेडियस का स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये तो हमें याद है ही सही। आगे आइए, आप कुछ एसी के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फेज एंगल बताइए पोटेंशियल और करंट में, और कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस भी दे रखा है और इंडक्टेंस भी दे रखा है। इसका मतलब इन शॉर्ट आरएल सर्किट हो गया। आरएल सर्किट का tan phi बताइए। आरएल सर्किट का tan phi बच्चों XL बाय आर। XL बताइए ओमेगा L बाय आर। अब तो सब दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो ओमेगा को खोल लीजिए 2 पाई एफ एल बाय आर। तो फ्रीक्वेंसी पता है, एल पता है, आर पता है, सॉल्व कर लीजिए, tan phi की वैल्यू आ जाएगी। tan phi की वैल्यू आ रही है, सॉल्व करने के बाद अब 1 आ रही है, तो phi कितना आ जाएगा 45 डिग्री। अच्छा, बेसिक सवाल है, आरएल सर्किट का आपको फेज डिफरेंस याद होना चाहिए, tan phi XL बाय आर। तो लगातार मेहनत करनी है, क्वेश्चन जो गलत हुए हैं उनको सीखना है, कुछ पार्ट जो आपका मिस हुआ है, मान लो कोई टॉपिक आपका मिस हुआ है, उसको आप अच्छे से वापस से पढ़ाई करिए, हमसे मिलिए, डाउट काउंटर पर आइए और लगातार इम्प्रूवमेंट करिए। अब जो समय बचा हुआ है उसको बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करिए, सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल पढ़िए, रोज़ आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। फिजिक्स में अभी सबसे बेहतर तरीका होता है रिवीजन का, मैं लगातार बच्चों को क्लास में भी समझाता हूँ, PYQ को बहुत अच्छे से करिए। बच्चों लगभग 75 से 80% पेपर PYQ से आता है, तो आपकी पहली प्रायोरिटी क्लास नोट्स और PYQ होनी चाहिए, और NCERT के आपको सॉल्व्ड एग्जाम्पल, बैक क्वेश्चंस ये भी करने चाहिए। अगर आप इतना कर लेंगे तो फिजिक्स में किसी भी तरह का कोई डर नहीं रहेगा। चलिए आगे तक चलते हैं। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में रीडिंग ऑफ अमीटर बताइए। याद करिए, जो AC अमीटर होता है बच्चों, कुछ नहीं दे रखा मतलब AC अमीटर है। AC अमीटर हमेशा कौन सी वैल्यू मेजर करता है, RMS। कौन सी मेजर करता है, RMS। अगर ये DC अमीटर होता तो वो एवरेज वैल्यू मेजर करता है ओवर अ फुल साइकिल, और हमें पता है AC की एवरेज वैल्यू ओवर अ फुल साइकिल कितनी होती है, 0। तो अगर यहाँ DC अमीटर होता, जैसा कि अगले क्वेश्चन में आपको दिखेगा, तो वहाँ आंसर 0 आएगा। यहाँ केवल अमीटर है तो हमें मानना है AC अमीटर है, और AC अमीटर क्या मेजर करता है, RMS वैल्यू। इसका मतलब हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, RMS। AC अमीटर लिखा हुआ भी है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये भी दिया हुआ है RMS, बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर तो फॉर्मूला लगा लीजिए, V बराबर आपको दे रखा है 200√2 साइन 100t। तो कंपेयर कर लीजिए, V बराबर V0 साइन ओमेगा t। ये आपका V0 आ गया, ये आपका ओमेगा आ गया, पहली बात। फिर हमें फॉर्मूला लगाना चाहिए ओम्स लॉ, V बराबर IXC। अब मुझे चाहिए RMS,
तो ये RMS, यहाँ RMS, तो IRMS का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताइए, VRMS अपॉन XC, VRMS अपॉन XC। तो V0 आपका आया है 200√2, तो VRMS कितना आ जाएगा बताइए, VRMS आ जाएगा V0 बाय √2, 200√2 अपॉन √2, तो VRMS आ गया आपके पास 200 वोल्ट। XC निकाल सकते हैं आप, XC होता है 1 अपॉन ओमेगा C, तो VRMS आ जाएगा, XC आ जाएगा, ओम्स लॉ में रखेंगे आपके पास IRMS आ जाएगा, और सॉल्व करने के बाद आ रहा है 20 मिली एम्पियर। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों, DC वोल्ट मीटर, DC वोल्ट मीटर, DC वोल्ट मीटर, सप्लाई है आपकी AC, DC वोल्ट मीटर एवरेज वैल्यू रीड करता है, एवरेज वैल्यू रीड करेगा, AC की एवरेज वैल्यू ओवर अ फुल साइकिल कितनी होती है, 0, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा, 0। ध्यान दीजिएगा, इस बात की हमें जानकारी होनी चाहिए। चलिए साहब, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान था, जो सिर्फ इस बात पर बेस्ड है, अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे तो आपका रिएक्टेंस भी बढ़ जाता है, पर कॉइल है, कॉइल का मतलब हो गया आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात हो रही है, XL बराबर ओमेगा L। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी को आपने पहले 50 था फिर 150 कर दिया, तो जो XL है वो F के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आप फ्रीक्वेंसी को 3 गुना कर दोगे तो आपका जो कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो भी बच्चों 3 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना। तो पहले था 100, अब कितना हो जाएगा, 300। अगर ये कैपेसिटिव होता, कैपेसिटर होता, तो वहाँ XC सोचते, तो XC होता है 1 अपॉन ओमेगा C। तो यह ध्यान दीजिएगा, कॉइल की बात हो रही है, इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात होगी। चलिए साहब, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 भी एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपने अपने नोट्स में, क्लास नोट्स में और पढ़ा होगा। आपसे कहा गया है रीडिंग ऑफ V1 एंड V3 आर 100। बच्चों, V1 पढ़ रहा है इंडक्टर के वोल्टेज को, V3 पढ़ रहा है कैपेसिटर के वोल्टेज को, और दोनों बराबर हैं, VL बराबर है VC। तो सीधा पंच है कि सर्किट किस में चला गया है, रेजोनेंस में। सर्किट किस में चला गया, रेजोनेंस में। और याद करिए, रेजोनेंस में चला जा चुका है। अब आपको पूछा गया V2 बताइए, तो जो V नेट होगा वो आपको फॉर्मूला पता है, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये दोनों तो 0 हो गए, VL VC बराबर है, तो ये टर्म 0 हो गई। V नेट कितना है, 200, और यही सारा का सारा रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ जाएगा। तो VR कितना आ जाएगा, 200 वोल्ट। तो आंसर आ जाएगा आपका 200 वोल्ट। अब आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चंस पर। 24 एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो बात ध्यान रखने की है, जो आपने क्वेश्चन पढ़कर अगर सही किया है, तो कॉइल को जब आप डीसी से जोड़ोगे, बैटरी से जोड़ोगे, तो बस आपको ये याद होना चाहिए ये कॉइल है। जब मैं इसको डीसी सोर्स से जोड़ूंगा तो डीसी सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है, तो इसका जो एक्सएल है वो 0 हो जाएगा। एक्सएल होता है ओमेगा एल, फ्रीक्वेंसी 0 है तो एक्सएल 0। ये बात ध्यान देने की है बस। अब देखिए, आपने डीसी लगाया तो 100 वोल्ट का तो आपने डीसी लगा दिया, करंट आपकी आ गई 1 एम्पियर, तो इसका तो प्रभाव कैंसिल हो गया। तो सीधा V बराबर क्या लगा सकते हैं, IR। V आपका 100, I आपका 1, तो R कितना आ गया, 100। तो ये वाली जानकारी क्या निकालने के लिए थी, R निकालने की थी। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर आपको क्या कहा गया है, अब आपने AC सोर्स लगा दिया। सोचिए, जब आप AC सोर्स लगा दोगे तब तो बिल्कुल बढ़िया रिएक्टेंस काम करेगा। अब करंट कितनी दे रखी है, 0.5। सप्लाई कितना दे रखा है, सप्लाई 100 वोल्ट ही है। अब लगाएंगे ओम्स लॉ, V बराबर, अब IR नहीं आएगा, IZ आएगा। तो V है आपका 100, करंट है 0.5, Z। तो यहां से आप Z निकालोगे तो आपका आ जाएगा 200 ओम।
ये जेड आ गया, आर आ गया। अब जेड का फॉर्मूला लगा लीजिए, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, स्क्वायर कर दीजिए, जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू एक्सएल स्क्वायर, जेड स्क्वायर। तो ये आप 100 कॉमन ले लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, तो ये आ जाएगा √3 इंटू 100। ये आ जाएगा साहब आपका एक्सएल। पर आपसे पूछा क्या गया है, एल पूछा गया है। अब एक्सएल की जगह क्या लगा लीजिए, ओमेगा एल। एक्सएल पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, 2πf खोल लेंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, एल। अच्छा, और एक पॉपुलर सवाल है, ये आपको आना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, नेक्स्ट 25 नंबर से परवेज सर सॉल्व करेंगे और आगे पूरा पेपर वो डिस्कस करेंगे। सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। खूब अच्छे से मेहनत करिए, खूब पढ़ाई करिए। इसी तरह से हम वीडियो सॉल्यूशन आपके लिए लाते रहेंगे। और भी काफ़ी तरह की हम एक्टिविटी कर रहे हैं अनअकैडमी सेंटर पर। बच्चों के लिए पेपर बना रहे हैं, डाउट्स डिस्कस कर रहे हैं, डाउट काउंटर डेडिकेटेड स्टार्ट हो चुका है। तो खूब पढ़ाई करिए और खूब आगे बढ़िए। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए बच्चों, अब मैं शुरू करता हूँ यहाँ से आगे, मतलब 24th क्वेश्चन के बाद 25 से 50 तक मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। और मैं आपको आज वाले पेपर में ये भी सॉल्व करके बताऊँगा कि देखिए, जो हम लोग पिछले 2 टेस्ट से कुछ क्वेश्चंस ऐसे दे रहे हैं जो लेंदी हैं, उन लेंदी क्वेश्चंस के आंसर कैसे जल्दी लाने की कोशिश करेंगे, तो उसको थोड़ा सा फोकस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 से बेसिकली मुझे स्टार्ट करने थे कहाँ तक, 25 से 50 तक, लेकिन आशीष सर ने 24 तक सोल्व किए, तो 25 से 50 तक मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास आज पेपर अपने हाथ में है, तो मैं वहीं से पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन पीछे लिखा हुआ है, आप यहाँ से पढ़ें, मैं यहाँ से देखता हूँ। इन LCR सर्किट कैपेसिटेंस इज चेंज्ड फ्रॉम C to 2C। LCR सर्किट के अंदर कैपेसिटेंस को आपने डबल कर दिया है। फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू रिमेन्स अनचेंज, द इंडक्टेंस शुड बी चेंज फ्रॉम L to। आपको ये ध्यान से समझना है कि बेसिकली होता क्या है। देखिए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे या रेजोनेंस की कंडीशन जो होती है वो क्या होती है, XL इक्वल्स टू XC, ये कंडीशन होगी। मतलब ओमेगा L इक्वल टू होता है 1/ωc। और यहां से अगर आप ओमेगा देखेंगे तो ओमेगा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 1 बाई आ जाएगा LC, यानी ओमेगा की जो वैल्यू है वो 1/√LC हो जाएगा। अब आप चाहते हो कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आए, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में चेंज कब नहीं आएगा, जब 1/√LC की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। और 1/√LC कब रहेगा कांस्टेंट, जब LC कांस्टेंट रहेगा। मतलब हमें L और C का प्रोडक्ट क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। अगर आपने C को, C डैश की वैल्यू 2C कर दी है, तो डेफिनेटली आपको L डैश को हाफ करना पड़ेगा, मतलब L/2, तब जाकर के L और C का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। तो आपका जो आंसर है वो 3rd है। इसका मतलब ये क्वेश्चन एक बहुत आसान क्वेश्चन था जो डायरेक्टली इंफॉर्मेटिव है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड है। बस आपको ये पता होना चाहिए LCR सीरीज सर्किट जो होता है ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर, उसका रेजोनेंस की कंडीशंस क्या होती है। रेजोनेंस वाली कंडीशन में XL इक्वल टू XC होता है, मतलब ओमेगा L इक्वल टू 1/ωc होगा। अगर ऐसा है तो ओमेगा की वैल्यू 1/√LC मिल जाएगी। अगर मुझे ओमेगा कांस्टेंट चाहिए तो √LC की वैल्यू मुझे कांस्टेंट चाहिए, मतलब LC मुझे कांस्टेंट चाहिए। तो अगर C को मैं डबल करूंगा तो L को मुझे हाफ करना पड़ेगा, तब जाकर के ऐसा होगा। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड R। क्या आपको लगता है इस क्वेश्चन को मुझे सोल्व करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए? आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जो ऑसिलेशंस होते हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। और जिस प्लेन के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस प्लेन के परपेंडिकुलर प्रोपेगेट करती है। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर E वेक्टर, B वेक्टर और C वेलोसिटी वेक्टर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो आप यहां बात कर सकते हो कि जो A और B है वो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो आप सीधी सीधी बात करोगे, आंसर विल बी फर्स्ट। तो बहुत आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द डायमेंशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो जो डायमेंशंस हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर की वो क्या होंगी? बच्चों एक बात बताइए आप, ये जो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर ये है क्या? दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी डेंसिटी। क्या होती है ये? एनर्जी डेंसिटी। तो ये जो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर होता है,
इसकी वैल्यू हम अगर सिग्मा की टर्म में लिखना चाहें तो ये सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, और इसको अपन बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब इस पूरी क्वांटिटी की जो यूनिट होती है, ये यूनिट होती है बच्चों जूल पर मीटर क्यूब। एनर्जी मतलब जूल और वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब। और जूल क्या होता है? जूल होता है न्यूटन इंटू मीटर, और ये हो गया मीटर क्यूब। आप देखेंगे ये आपको मिलेगा मीटर अपॉन मीटर क्यूब 1/मीटर स्क्वायर मिल जाएगा, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यस, ये तो आपने कई बार देखा होगा कि एनर्जी डेंसिटी की यूनिट एंड डायमेंशन एग्जैक्टली प्रेशर के बराबर आती है। ये आपको पता भी होना चाहिए। आप मुझे बताइए, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर बर्नौलीज थ्योरम पढ़ा हुआ है। बर्नौलीज थ्योरम में 3 तरह की एनर्जीज का सम कांस्टेंट होता है। कौन कौन सी एनर्जीज? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वहां अगर आप गौर से देखेंगे तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्रेशर के बराबर आता है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की यूनिट एंड डायमेंशन एग्जैक्टली प्रेशर के बराबर होती है। तो ये जो यहां टर्म लिखी है ना, इसको अपन एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला भी बच्चों यही होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला भी एग्जैक्टली सेम मिलेगा, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर या किसी भी तरह का प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी की यूनिट एंड डायमेंशन एग्जैक्टली सेम होती है। मतलब अगर मैं आपसे जानना चाहूं व्हाट विल बी द डायमेंशन फॉर्मूला, तो डायमेंशन की अगर मैं बात करूंगा तो न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है साहब? m1 l1 t-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर बन जाएगा l स्क्वायर। तो आपको क्या डायमेंशन मिल जाएगी? m1 l-1 t-2। उम्मीद है आप सबने इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही किया होगा। m1 l-1 t-2। सो व्हाट इज द ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? थर्ड इज द राइट आंसर, m1 l-1 t-2। तो एक अच्छा क्वेश्चन था। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि क्या होता है बेसिकली, व्हाट इज द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी, एग्जैक्टली सेम टू प्रेशर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। The question is the length of magnet is large compared to the length of the magnet is large compared to its width and breadth। एक बार मैग्नेट है जिसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई और उसकी जो मोटाई है उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। मतलब हमारी जो बार मैग्नेट है वो लंबी बार मैग्नेट है। और ऐसी सिचुएशन के अंदर होगा क्या, अगर बार मैग्नेट की लेंथ ज्यादा है तो होगा क्या? ध्यान समझिए, जब बार मैग्नेट एज अ डाइपोल किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट करती है तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है? आपको ये पता होगा कि अगर मान लीजिए मैं बार मैग्नेट को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो उसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड अगर मैं उसको उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम से हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ दूं तो आपने पढ़ा होगा बच्चों ये कि वो जो बार मैग्नेट है वो ऑसिलेट करती है और उसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होता है t = 2 पाई अंडर रूट ऑफ I अपॉन mb। यहां b मैग्नेटिक फील्ड है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो ऑसिलेट कर रही है, m मैग्नेटिक मोमेंट है और I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आपसे कहा जाता है कि जो मेरे पास बार मैग्नेट थी, मान लीजिए इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ टू साउथ होता है। अब ये बार मैग्नेट किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऑसिलेट कर रही है। आपसे कहा जाता है कि इस बार मैग्नेट के मैं 3 इक्वल लेंथ के टुकड़े कर लेता हूं। ये टुकड़ा l/3 का है, ये टुकड़ा भी l/3 का है और ये टुकड़ा भी l/3 का है। अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये जो टर्म मैग्नेटिक मोमेंट होती है ये पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ होती है और पोल स्ट्रेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब आप देखिए अगर मैं इसके टुकड़े करूंगा 3 इक्वल लेंथ के तो बच्चों लेंथ हो जाएगी 1/3, लेकिन एरिया नहीं बदलने की वजह से पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका यह मतलब हुआ कि मेरे पास जो बार मैग्नेट है उस बार मैग्नेट के तीनों जो हिस्से हैं, जो तीनों टुकड़े बने हैं, उन तीनों टुकड़ों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं बदलने की वजह से पोल स्ट्रेंथ तो वही रहेगी, लेकिन लेंथ 1/3 होने की वजह से ये एग्जैक्टली सेम रहेगा। अगर ये 1/3 हो जाएगा तो हर बार मैग्नेट के टुकड़े का जो m डैश होगा वो m × l/3 होगा, मतलब इसकी वैल्यू m/3 होगी। तो एक टुकड़े की जो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा वो m/3 हो जाएगा। अब आपसे कहा जाता है कि हमने तीनों टुकड़े जो हैं वो इस तरह से जमा दिए, लाइक दिस, मतलब इस तरह से, और सभी की पोलैरिटी सेम है। मतलब जो इसकी इफेक्टिव लेंथ है वो लेंथ l/3 हो जाएगी, और अगर ये नॉर्थ है
तो ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है और ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो इधर इसका मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा m/3, इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा m/3, इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा m/3 और m/3 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 का एंगल 0 है। तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा m रिजल्टेंट, वो वापस m आ जाएगा। m/3 प्लस m/3 प्लस m/3। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर तीन वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हो तो तीनों का आप एल्जेब्रिक सम करते हैं, रिजल्टेंट आपको मिल जाता है। तो m/3 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 विल गिव्स m, मतलब रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन व्हाट अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो यहां आता है? आप जानते हो कि बार का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वो ml²/3 होता है, ml²/12 होता है। क्या होता है? ml²/12। तो पहले वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, आप ध्यान समझिए सवाल को, हमने क्या देखा? 2π तो कांस्टेंट है, वही मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट करवा रहा हूं, मैग्नेटिक मोमेंट में कोई चेंज आया नहीं, मतलब ये पूरा पैरामीटर भी कांस्टेंट है। अब मुझे ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ आई आएगा। हम ये देख लेते हैं कि आई बदला या नहीं बदला। कि साहब देखिए, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जब ये ऑसिलेट करेगी तो इसका पहले जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो था ml², स्मॉल m मास है, ml²/12। अब मुझे बताइए, यहां अगर मैं आपसे जानना चाहूं व्हाट विल बी द न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपका आंसर क्या होगा कि अगर नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों आई डैश है तो आई डैश की वैल्यू क्या बनेगी कि साहब देखिए m डैश l डैश का स्क्वायर/12। यार आपने एक बार मैग्नेट के 3 टुकड़े किए और तीनों को वापस जमा दिया, तो m/3 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 अगेन मास का 1/3 मास रिमेन सेम, मतलब मास में कोई चेंज नहीं आएगा पर लेंथ 1/3 रहेगी और लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आता है। इसका मतलब जो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो बनेगा m/12 इंटू l²/9 और ये पूरा पैरामीटर पहले i था, तो जो i डैश आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी i/9। अब आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि जो t डैश होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ i डैश होगा। आप मुझे बताइए बच्चों, यहां से अगर t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i है और i की वैल्यू 1/9 रह गई तो टाइम पीरियड कितना रह जाएगा? 1/3। मतलब जो नया टाइम पीरियड आएगा t डैश, दैट बिकम्स t/3। सो आपसे कहा गया है कि पहले जब वो ऑसिलेट कर रही तो टाइम पीरियड कितना था। ध्यान से देखिएगा बच्चों, द लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स ब्रेथ एंड विड्थ। और आपसे कहा कि इसका जो वाइब्रेशन है उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड था। कितना टाइम पीरियड? 2 सेकंड। दिस इज द टाइम पीरियड। अब बाद में कितना रह जाएगा? t/3। अगर पहले 2 सेकंड था तो उसका 1/3 रह जाएगा, मतलब जो नया टाइम पीरियड है वो 2/3 सेकंड होगा। क्या ऑप्शन में आपको कहीं पे 2/3 नजर आ रहा है? यस, सेकंड इज द राइट आंसर। अब यार एक बात बताइए आप मुझे, अगर मुझे ये बात समझ में आती है कि कोई भी बार मैग्नेट किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए ऑसिलेट कर रही है, उसका टाइम पीरियड 2π√i/m भी होता है। और मुझे ये समझ में आता है कि तीनों टुकड़ों का जो m मैग्नेटिक मोमेंट था वो लेंथ के 1/3 करने से 1/3 हो जाता है और तीनों को सेम पोलैरिटी के साथ में जमा देता हूं तो वापस 1/3 ऐड होकर के मैग्नेटिक मोमेंट की इफेक्टिव वैल्यू m ही मिलेगी। मतलब मैग्नेटिक मोमेंट में कोई चेंज नहीं आया, जिस फील्ड में आप ऑसिलेट करवा रहे हो उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो मुझे सिर्फ ये देखना है कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बदला। यार बार मैग्नेट के सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, अभी भी कोई भी एवरी फ्री सिस्टम ऑलवेज ऑसिलेट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है ml²/3। क्योंकि आपने तीनों टुकड़े वापस जोड़ दिए हैं इसलिए मास में कोई चेंज नहीं आएगा। सॉरी, ml²/12 होता है। अगर तीनों टुकड़े आपने जोड़ दिए हैं तो मास में कोई चेंज नहीं आएगा, तो m में कोई चेंज नहीं आएगा, डिनोमिनेटर में 12 में कोई चेंज नहीं आएगा। लेंथ की इफेक्टिव वैल्यू l/3 कर दी है, तो आपको पता है कि l² के प्रोपोर्शनल होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर l² के प्रोपोर्शनल है तो आप सीधी सीधी बात करेंगे कि साहब 1/3 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 1/9 आएगा, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू 1/9 रहेगी। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/9 रह जाता है तो जो टाइम पीरियड मिलेगा वो जब 1/9 का आप रूट करोगे तो 1/3 मिलेगा, मतलब टाइम पीरियड की वैल्यू 1/3 हो जाएगी पहले वाले की। पहले टाइम पीरियड 2 सेकंड था तो अब 2/3 आ जाएगा। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग और लॉजिकल है। ये जो सवाल है ना, अगर ये आपने गलत किया है इसका मतलब आप चीजों को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। आप मुझे बताइए, किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज पे फोर्स कब लगता है? जो मूविंग चार्ज पे लगने वाला फोर्स होता है वो QVB sin थीटा होता है, यानी QV×B होता है। अब उसमें तो V आता है। अगर V की वैल्यू 0 है, वेलोसिटी 0 है, तो क्या मैग्नेटिक फोर्स लगेगा?
whatever be the value of magnetic field, doesn't matter. If charge particle is at rest, definitely magnetic force will be equal to 0. क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा. Two identical bar magnets are fixed with their centers at the distance d apart. A stationary charge, क्वेश्चन में क्या बोला है, स्टेशनरी चार्ज. यहां ध्यान से देखिएगा, आपसे कहा गया है अ स्टेशनरी चार्ज Q. अगर चार्ज स्टेशनरी है तो इसकी वेलोसिटी 0 है, और अगर वेलोसिटी 0 तो इस पे लगने वाला फोर्स 0 होगा, मतलब आंसर जाएगा 1. आगे दिमाग लगाना ही नहीं था, ना डायग्राम चेक करना है, ना रिजल्टेंट फील्ड निकालना है बायर मैग्नेट का. वहां पर जब हमें पता है कि यार मूविंग चार्ज पे लगने वाला फोर्स जो होता है वो क्यू वी बी साइन थीटा होता है या क्यू वी क्रॉस बी होता है, मतलब किसी भी ऐसे चार्ज पार्टिकल पर जो मैग्नेटिक फील्ड में स्टेशनरी हो उस पर कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा. इसका यह मतलब हुआ कि यहां पर अगर आप कोई चार्ज पार्टिकल रखोगे जिसकी वेलोसिटी 0 है तो डेफिनेटली इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, 0. तो आंसर जाएगा 0. अब मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन में आपसे कहा गया है व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज चेंज्ड, जब किसी कॉइल से बदलने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बदला जाता है, द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल विद द टाइम एज शोन इन द ग्राफ. ठीक है साहब, आपको यहां पर इंड्यूस करंट और इंड्यूस करंट की वैल्यू जो टाइम के साथ साथ बदलेगी उसका ग्राफ आपको दिया गया है. इफ रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 10 ओम, देन द टोटल चेंज इन फ्लक्स. यार बताइए, आपने ईएमआई के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर चीज पढ़ी होगी कि जो टोटल फ्लो होने वाला चार्ज है डेल्टा क्यू, दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. अगर आपको ये बात पता है तो आप इस सवाल को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते थे. आपको टोटल चेंज इन फ्लक्स निकालना था डेल्टा फाई, और डेल्टा फाई की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा क्यू मल्टीप्लाइड बाय आर. आपको आई का टी के साथ ग्राफ गिवन है, आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो आई की वैल्यू होती है वो होती है डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. यहां से डी क्यू की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आई इंटू डी टी. इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये बच्चों क्या मिलेगा आपको, एरिया अंडर करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ये आपको मिलेगा, और इसके इंटीग्रेशन से आपको डेल्टा क्यू मिल जाएगा टोटल चार्ज. जरा बताइए इसका एरिया कितना होगा. तो अगर आप एरिया निकालेंगे तो एरिया आपको क्या देगा, डेल्टा क्यू देगा. डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होगी, हाफ इंटू बेस मतलब 0.1 इंटू हाइट मतलब 4, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको 0.2. मतलब इस पैरामीटर की वैल्यू मुझे ग्राफ से मिल जाती है 0.2. मल्टीप्लाइड करूंगा रेजिस्टेंस से जो कि 10 ओम गिवन था 10 से, तो जो टोटल फ्लक्स मुझे मिलेगा वो 2 वेबर मिल जाएगा. दिस इज द डेल्टा फाई. तो 2 वेबर कहीं ऑप्शन में अगर हो तो टिक कर दीजिएगा आप, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है. ठीक है, तो करना क्या था, हमें सबसे पहले यह देखना था कि हमें यह बात पता होनी चाहिए कि जब भी आप ईएमआई आपने पढ़ा होगा तो आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जब भी किसी लूप से बदलने वाला फ्लक्स टाइम के साथ साथ वेरी करता है तो उससे गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर फ्लो होने वाला जो टोटल चार्ज होता है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता. और ये आप गौर कीजिएगा कि आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब आप फेराडेज लॉज पढ़ते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस ईएमएफ. तो अगर आप फ्लक्स में चेंज बहुत तेजी से करते हो तो इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा होगा तो करंट की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, तो कम टाइम में ज्यादा चार्ज फ्लो हो जाता है. मतलब अल्टीमेटली फॉर अ गिवन चेंज इन फ्लक्स जो टोटल फ्लो होने वाला चार्ज है वो टाइम इंटरवल पे डिपेंड नहीं करता. अगर मैं टोटल चेंज इन फ्लक्स को फिक्स कर दूं तो टोटल फ्लो होने वाले चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा, वो सिर्फ एक पैरामीटर पर डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस. और हमें पता है कोइल का रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट है, तो टोटल चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, डेल्टा क्यू, टोटल चार्ज फ्लोइंग मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस. तो मुझे यहां से टोटल फ्लक्स अगर कैलकुलेट करना था तो डेल्टा क्यू को मल्टीप्लाई करना था रेजिस्टेंस से, और डेल्टा क्यू टोटल फ्लो होने वाला चार्ज आई वर्सेस टी ग्राफ के एरिया से लेके आऊंगा. तो इसका एरिया कैलकुलेट करोगे तो आप टोटल फ्लो होने वाला चार्ज मिलेगा, रेजिस्टेंस आपको गिवन था, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर मिल जाएगा. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अ रिजल्ट as a result of change in magnetic flux linked with the closed loop shown in the figure, an EMF V volt is induced in the loop. The work done आपको कैलकुलेट करना है जूल के अंदर, taking the charge Q coulomb in once a loop. बच्चों एक बात बताइए, जो टाइम के साथ साथ बदलने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स से प्रोड्यूस होने वाला
इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसको आप इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्लोज फील्ड लाइंस बनाता है? डेफिनेटली बनाता है। ये बात आपको समझना पड़ेगा कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, क्योंकि स्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होता है और कंजर्वेटिव फील्ड की फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। लेकिन टाइम के साथ साथ बदलने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स से प्रोड्यूस होने वाला जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप एक बात पढ़ते हो कि किसी चार्ज को क्लोज लूप में लेके चलूंगा तो जहां तक अगर मैं वापस क्लोज लूप से वहीं पहुंच जाता हूं तो नेट वर्क डन जीरो होता है, क्योंकि वो कंजर्वेटिव फील्ड होता है और कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर नेट वर्क इन एनी क्लोज पाथ विल बी ऑलवेज इक्वल टू जीरो। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता, यहां ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहां क्या करना पड़ेगा आपको? अगर आपको यहां वर्क निकालना है तो आपको वर्क कैसे निकालना पड़ेगा? आपको पता है कि यहां जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन अलोंग द क्लोज पाथ। क्या? क्यू ई डॉट डी एल। ये कहानी है। कुछ समझ में आया क्या हुआ है? बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि वर्क डन होता क्या है। वर्क डन होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। बात समझ में आ गई? अब एफ की वैल्यू क्यू ई हो जाएगी और डी एस के बजाय डिस्प्लेसमेंट में डी एल लिख दिया, तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज पाथ चलूंगा इसलिए इसलिए ये देखिए एफ की वैल्यू क्यू ई लिख दी तो क्यू ओ और डी एस की वैल्यू डी एल लिख दी। बहुत वेरी सिंपल, कोई खास बात नहीं था। चार्ज का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट तो बाहर ले लिया। अब जब मैं क्लोज पाथ में चलूंगा तो जो मुझे ई डॉट डीएल मिलेगा, ये ई डॉट डीएल ही ईएमएफ होता है। इस ईएमएफ की वैल्यू आपको वी के बराबर दे रखी। कितनी देर की बच्चों? ये ईएमएफ की वैल्यू आपको वी वोल्ट गिवन है। तो आप करोगे क्या? यहां लिख दोगे वी, तो वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी क्यू वी के बराबर। अगर कहीं ऑप्शन में हो तो आप क्यू वी को टिक कर दें। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो फील्ड होता है वहां क्लोज लूप में चलोगे तो वर्क डन जीरो मिलेगा, पर ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होता है, यहां क्लोज लूप में वर्क डन जीरो नहीं मिलता। तो गलती से भी जीरो टिक नहीं करना था। क्या टिक करना था हमें? क्यूवी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? यह भी बड़ा आसान सवाल है और लेंज लॉ पे बेस्ड है। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या कहा गया है? कंसिडर ए मेटल रिंग कैप्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, अ बार मैग्नेट इज हेल्ड अबाउट द रिंग विद द लेंथ अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग। ठीक है, डायग्राम में सब कुछ दिखा रखा है तो कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आपसे कहा गया कि एक कंडक्टिंग रिंग यहां पे फिक्स की हुई है और यहां पर आपने कोई बार मैग्नेट को इस तरह से रखा हुआ है कि बार मैग्नेट की जो लेंथ है वो रिंग की एक्सिस के अलोंग है। फिर आपसे आगे कहा जाता है इफ इट इज ड्रॉप फ्रीली, अगर आप इस बार मैग्नेट को गिराओगे तो क्या होगा? बताइए, लेंज लॉ क्या होता है? लेंज लॉ क्या होता है कि किसी भी लूप से फ्लक्स आप पास करवा रहे हो और फ्लक्स तो टाइम के साथ साथ आप बदलते हो, तो टाइम के साथ साथ बदलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करता है और इंड्यूस ईएमएफ और लूप अगर क्लोज है तो इंड्यूस करंट आएगी। लेंज ने क्या बोला? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमेशा इस तरह से होगी कि उस कोज का अपोज करेगी जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुई। आप मुझे बताइए बच्चों, जब आप इस बार मैग्नेट को यहां से गिराओगे तो जो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरह से होंगी नहीं होगी? नॉर्थ पोल से बाहर निकलेंगी फील्ड लाइंस इस तरह से। दीज आर द फील्ड लाइंस ऑफ द बार मैग्नेट। अब होगा क्या कि अगर ये नीचे गिरेगी तो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इससे एंटर करेंगी वो बढ़ेंगी, मतलब इससे एंटर करने वाला फ्लक्स बढ़ेगा। और अगर एंटर करने वाला फ्लक्स बढ़ेगा तो वो जो करंट होगी, इंड्यूस करंट, वो इस तरह से होगी उस कोज का अपोज करेगी जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुई है। तो एक तो आसान तरीका तो क्या है? आसान तरीका तो ये है कि साहब देखिए, जब नॉर्थ पोल पास आएगा, नॉर्थ पोल पास आएगा तो नॉर्थ पोल को फेस करने वाला प्लेन, ऐसे समझिएगा, मान लीजिए ये इस प्लेन में होती है हमारी रिंग, ये जो रिंग है वो इस प्लेन में होती है। अब ये नॉर्थ पोल है, जब मैं नॉर्थ पोल को पास लेके जाऊंगा तो नॉर्थ पोल को फेस करने वाला जो प्लेन है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, तभी तो रिपल्शन से इसका अपोज करेगा। तो इसमें इंड्यूस करंट डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तभी नॉर्थ पोल बनेगा। तो बहुत आसान हो गया, अगर मैं नॉर्थ पोल को पास लेके जाऊंगा तो अपोजिशन कब होगा? जब इसका ये फेस जो कि बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को फेस कर रहा है वो भी नॉर्थ की तरह बिहेव करे, तभी तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा के अपोज करेगा। अगर ये साउथ पोल बन जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा करके सपोर्ट कर देगा। हमें क्या चाहिए? अपोजिशन। मतलब ये हुआ कि अगर बार मैग्नेट को पास लेके आओगे तो ये नॉर्थ पोल है, तो ये वाला पोल भी नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा, और ये वाला पोल अगर नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। तो आंसर क्या जाएगा बताइए? हाँ सॉरी, हमारा सवाल कुछ और ही था।
तो अगर ये अपोज करेगा इसका, तो मुझे बताइए नॉर्थ, और जब नॉर्थ को रिपेल करेगा तो रिपल्शन फोर्स की वजह से mg नीचे लग रहा था, और रिपल्शन फोर्स जब ऊपर आएगा तो मुझे बताइए इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है वो mg से ज्यादा होगा या कम होगा? डेफिनेटली वो फोर्स mg से कम हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो g से कम होगा। मतलब आंसर क्या जाएगा? लेस देन g। आगे समझिए इस क्वेश्चन को। क्या होता कि हमारे पास लूप है और मैं इसको यहां से रिलीज करता, अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, यहां से रिलीज करूंगा, तो जो इस लूप का इस नॉर्थ पोल को फेस करने वाला फेस है, अब क्या होगा बताइए? अपोजिशन कब होगा? जब ये नीचे गिरेगी तो रिंग नीचे गिरने का अपोज करेगा, तो रिंग अगर नीचे गिरने का अपोज करेगा तो जो नीचे वाला फेस है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा और ऊपर वाला नॉर्थ की तरह। मतलब जब ये नीचे गिरेगी तो इसको अपोज करेगा, मतलब इसको अट्रैक्ट करेगा, और जब अट्रैक्ट करेगा तो इसको फेस करने वाला जो फेस है रिंग का वो साउथ की तरह काम करेगा, तब अपोजिशन होगा। यहां वेरी सिंपल, कभी भी इस तरह का सवाल आए तो आप क्या करोगे? इस तरह के क्वेश्चन के अंदर, इस तरह के क्वेश्चन के अंदर आप डायरेक्टली बात करोगे कि सर देखिए कुछ नहीं है, आप तो सिंपल सी बात कीजिएगा, अगर नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो बार मैग्नेट का ये पोल भी नॉर्थ की तरह काम करेगा ताकि इसका अपोजिशन करेगा, और अपोजिशन करेगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। मतलब जो इसका नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में रिपल्शन फोर्स ऊपर आएगा वो mg के अगेंस्ट आएगा, और अगर mg के अगेंस्ट आएगा तो डेफिनेटली कोई फोर्स अगर mg के अगेंस्ट आ जाता है तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो होगा वो g से कम हो जाएगा। तो हमारा तो आंसर सीधा सीधा जाएगा लेस देन g। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस, अगला सवाल आपका क्या है? इन एन एसी सर्किट द वोल्टेज अप्लाइड E equals to E naught sin omega t and resultant current in the circuit is I equals to I naught omega t minus pi by 2. The power consumption will be 0. आप मुझे बताइए यहां जो EMF आपको दे रखा है that is E equals to E naught sin omega t, और करंट की वैल्यू है I equals to I naught sin omega t minus pi by 2। बताइए E और I के बीच का फेज डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री, पाई बाई 2। मतलब यहां देखिए करंट जो है वो EMF से पाई बाई 2 लैग कर रही है, तो जो डेल्टा फाई यानी फेज डिफरेंस है फाई की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2। अब पावर क्या होती है यार? पावर की वैल्यू होती है E RMS I RMS इंटू कोस फाई। कोस फाई को आप पावर फैक्टर बोलते हो। अब बताइए अगर मैं फाई की वैल्यू पाई बाई 2 पुट करूंगा तो कोस 90 जीरो हो जाएगा, तो पावर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब आंसर जाएगा 0। ठीक है, तो ये बहुत आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल क्या है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम इन अ कॉलम फर्स्ट अ करंट कैरिंग लूप एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर शोन मैच्ड विद द कॉलम सेकंड। बच्चों जब भी मैच द कॉलम वाला कोई क्वेश्चन सामने आए तो यार 4 ऑप्शंस आपको मैच करने होते हैं, मतलब 4 चीजों को सोल्व करके आप फिर ऑप्शन मैच करोगे, तो लगभग 4 सवाल के बराबर टाइम खाता है ये क्वेश्चन आपका। तो इसको बहुत स्मार्ट तरीके से हैंडल करें। सबसे पहले पहला ऑप्शन मैं बता रहा हूं कैसे हैंडल करना, कैसे टाइम सेव करोगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन मैच करेंगे। पहले ऑप्शन में आप देखिएगा, पहले ऑप्शन में क्या दिखा रखा है कि यहां पर अगर डायग्राम आप देखेंगे तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट का डायरेक्शन है। अगर करंट का डायरेक्शन ये होगा तो बताइए अगर राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे, तो जब आप राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे तो राइट हैंड थंब रूल में बात क्लियर कर लोगे, ध्यान से देखिएगा। राइट हैंड थंब रूल में आप ये चीज क्लियर कर लोगे कि राइट हैंड थंब रूल को अगर जब मैं यूज करूंगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे होने की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट नीचे आएगा, ये आ गया मैग्नेटिक मोमेंट। अब बताइए बी और एम के बीच का एंगल कितना है? थीटा बिकम्स इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां किस किस की बात की जा रही है? मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी और F इक्वल टू 0। यार मुझे बताइए आप यहां पोटेंशियल एनर्जी चेक करें, तो जब यहां पोटेंशियल एनर्जी चेक करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है माइनस एम डॉट बी, मतलब माइनस एम बी कोस 180 डिग्री। कोस 180 माइनस 1 होता है, तो जो u मिलेगी वो मैक्सिमम मिल जाएगी। u मैक्सिमम कितनी मिलेगी? प्लस एम बी। तो पहले सिचुएशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो ए के अंदर आप क्या देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है और मैक्सिमम है। तो आप कहीं पे दिख रहा है क्या आपको? यस, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ए का जो मैच है, ए का मैच किसके साथ होगा? एस के साथ। तो सबसे पहले आप ये देखें इस चारों ऑप्शंस में ए एस के साथ किस में मैच कर रहा है? तो आप देखेंगे ए एस के साथ 3 ऑप्शंस में मैच कर रहा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसका मतलब इससे तो हमारा कोई लेना देना है ही नहीं।
अब आप देखिए दूसरे ऑप्शन के अंदर अगर आप देखेंगे तो P, Q और R आ रहा है। पहले में B मैच कर रहा है P के साथ, B मैच कर रहा है Q के साथ, और ये तीनों अलग अलग मैच कर रहे हैं। तो जिसका मैच कर जाएगा वही राइट आंसर होगा। तो हम B को भी बात कर लेते हैं। B को देखिए, B के अंदर आप क्या देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो नीचे आएगा, मतलब एंगल हो गया 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। पर व्हाट अबाउट द टॉर्क? अगर टॉर्क की बात करेंगे तो बच्चों जो टॉर्क होता है वो होता है m क्रॉस b, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है टॉर्क की, टॉर्क मैक्सिमम कब होता है? जब एंगल 90 डिग्री होगा mb के बराबर। आप मुझे बताइए एंगल या 90 है कि नहीं? तो जो बी ऑप्शन के अंदर है वो टॉर्क मैक्सिमम होगा, मतलब बी ऑप्शन क्यू से मैच करेगा। तो आप देखिए बी ऑप्शन क्यू से किसमें मैच कर रहा है? ना तो पहले में मैच कर रहा है ना तीसरे में मैच कर रहा है। इसका मतलब सेकंड इज राइट आंसर। अब आपको बाकी दो चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर 100% सही है, आप आगे निकल लें और टाइम सेव करके आप आगे बढ़ जाएंगे। तो करेंगे क्या मैच द कॉलम्स के अंदर? मैक्सिमम टाइम पे तो यही होगा कि आप पहला चेक कर लें और देख लें पहला किससे मैच कर रहा है, बाकी में वो जिसमें मैच नहीं कर रहा उसको कैंसिल कर देंगे। यहां तो हमारी किस्मत थोड़ी सी कम सही थी, 3 के अंदर मैच कर रहा है पहला, वरना कई बार तो ऐसा होता है कि पहला 1 के अंदर ही मैच किया हुआ है, अगर 1 के अंदर ही मैच किया तो उसको टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 2 के अंदर मैच कर लेगा तो 2 कैंसिल कर दोगे। यहां 3 के अंदर मैच कर रहा है तो भी हमने देखा दूसरा वाला जो है वो सिर्फ एक ही है जिसके अंदर मैच कर रहा है, मतलब उसको मैच करवाएं और मैचिंग चेक करें और आगे निकल लें। 100% यही आंसर सही होगा, बाकी आप खुद चेक करना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस मैच द कॉलम क्वेश्चन है और ये भी एग्जैक्टली वैसे के वैसे ही, बट इट्स टोटली इंफॉर्मेटिव। अगर आप यहां बात करेंगे तो आपसे कहा गया है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उसके लिए इनकी वैल्यूज क्या क्या होगी इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उसके लिए जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है वो मोर देन 1 होती है, मतलब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का म्यू आर जो है वो मोर देन 1 है। तो आप चेक करें कि ए एस से मैच करेगा, तो यहां ए एस से 2 ऑप्शन में मैच कर रहा है। देखो इसमें मैच नहीं कर रहा और इसमें मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब ये तो खत्म हो गए। इस बार सेकंड और 4 खत्म। अब मुझे किसको मैच करवाना है? मुझे मैच करवाना है फर्स्ट और थर्ड के अंदर। फर्स्ट के अंदर ए एस से मैच कर रहा है और यहां भी ए एस से मैच कर रहा है। अब हम आते हैं बी के अंदर, तो फर्स्ट के अंदर बी क्यू से मैच कर रहा है और थर्ड के अंदर बी पी से मैच करवा रखा है इन्होंने। हम देखते हैं हमारा राइट क्या होगा। तो आप आ जाइए सेकंड के अंदर। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर अगर बात करेंगे तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का क्या होगा बच्चों? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का देखिए ये तो क्या होता है? परमिएबिलिटी, और ये जो साई एम दे रखा है ये होती है ससेप्टिबिलिटी। तो जो ससेप्टिबिलिटी है वो लेस देन 1 होती है, किसकी? डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। तो अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी लेस देन 1 होती है तो जो बी मैच करेगा वो क्यू से मैच करेगा। तो बी का क्यू के साथ मैचिंग कौन सा है? बी का क्यू के साथ मैचिंग पहला ही है, इसका मतलब यही राइट आंसर होगा। अब अगर आप बाकी भी चेक करोगे सही बैठेगा। देखिए आप, हमने सबसे पहले ए को चेक किया और बी को चेक किया, 2 को चेक करते आपका आंसर मैच कर गया, क्योंकि इसके अंदर देखिए इसके अंदर बी क्यू से मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो एक ही तो आंसर बचा, आप इसको चेक करें फटाफट आगे निकलने। जरा मुझे बताइए, अगर आप सी को भी चेक करेंगे तो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स के लिए अगर आप देखेंगे तो जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो -1 होती है, तो वो मैच कर रहा है देखिए पी के साथ। सी जो मैच करेगा वो पी के साथ मैच करेगा, ये क्यू के साथ मैच करेगा, ये एस के साथ मैच करेगा, बचा एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। आप आगे खुद समझदार हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन इंटरेस्टिंग और आसान सवाल था। आप मुझे बताइए, आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा कि जब 2 सेम वायर्स के अंदर करंट फ्लो होती है, तो 2 वायर जो पैरेलल हैं उनके अंदर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है I1 I2, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जब इनके अंदर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है तो दे आर रिपेलिंग ईच अदर, ये रिपेल करेंगे। बात समझ में आ गई? और इस वाले सेगमेंट और इस वाले सेगमेंट की वजह से फोर्स 0 होगा, राइट? तो आप देखिए ये तो करेंगे अट्रैक्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और ये जो वायर है इसको करेगा रिपेल, फोर्स ऑफ रिपल्शन से। ये F1 मान लेता हूं और ये F2 मान लेता हूं, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन। आपके समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं? कि ये वायर जो पास में है वो तो F1 से इसको अट्रैक्ट करेगा, और जो दूर है सबसे आखिरी में वो वायर F2 से रिपेल करेगा। पर आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D होता है, मतलब जो पास में होगा उसका फोर्स डोमिनेट करेगा। तो मुझे बताइए
F1 जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगा या F2 फोर्स ज्यादा होगा? डेफिनेटली F1 विल बी ग्रेटर देन F2। तो क्योंकि F1 ज्यादा है F2 से, तो नेट अट्रैक्शन फोर्स आएगा। तो आप मुझे बताइए इस लूप को वायर अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? और अगर ये अट्रैक्ट करेगा तो मूविंग टुवर्ड्स द वायर होगा। आपको आंसर क्या जाएगा? रोटेट अबाउट एक्सिस पहले बकवास है, मूव अवे फ्रॉम द वायर गलत है, मूव टुवर्ड्स द वायर इज सही। उम्मीद है समझ में आया होगा। बस आपको यह पता होना चाहिए कि दो वायर्स अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो जब उसमें सेम डायरेक्शन में करंट जा रही होती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रही है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है। दूसरी इंफॉर्मेशन आपको क्या पता होनी चाहिए थी कि जो फोर्स है दो पैरेलल वायर्स के बीच लगने वाला फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी होता है, आपने पढ़ा होगा, राइट? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी ये फोर्स होता है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो ये वाला डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कम है और ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है, तो F1 की वैल्यू F2 से ज्यादा होगी, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा तो वायर की वजह से लूप एक दूसरे के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से पास आएगा, तो मूव टुवर्ड्स द वायर होगा। दैट इज द राइट आंसर। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए साहब, दूसरा क्वेश्चन है, अ करंट I ampere is flowing along the infinitely long straight thin walled tube, then magnetic induction at any point inside the tube 0। ये बात आपको पता होना चाहिए कि कोई भी थिन वॉल्ड ट्यूब जो होती है, उस थिन वॉल्ड ट्यूब लॉन्ग ट्यूब है, इसकी एक्सिस अगर ये है तो यहां अंदर की तरफ जो बी इनसाइड है वो 0 होता है, और अगर बाहर वाले पॉइंट पे जाएंगे बी आउटसाइड पे तो जो बी आउटसाइड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आता है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि किसी भी होलो सिलेंडर के अंदर वाले पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। तो आंसर जाएगा डेफिनेटली, क्वेश्चन कौन सा आ गया? क्वेश्चन मूव कर लिया हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37। ओ राइट, सॉरी, द क्वेश्चन नंबर 37 इज डिफरेंट। मैंने बेसिकली क्वेश्चन नंबर 38 आपको बता दिया। मैं आपको आता हूं वापस क्वेश्चन नंबर 30, ये 37 क्वेश्चन है। 37 हमारा क्वेश्चन क्या है? A charged particle is released from the rest in the region of steady and uniform electromagnetic field। ठीक है, वेरी सिंपल। मान लीजिए ये मेरे पास कोई बी मैग्नेटिक फील्ड है और ये मेरे पास ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और यूनिफॉर्म है। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को रिलीज करोगे, किसी चार्ज पार्टिकल को रिलीज करोगे तो इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी है 0। तो बताइए इनिशियल इस चार्ज पार्टिकल सिर्फ एक फोर्स लगेगा, वो कौन सा है? QE। और QE फोर्स की वजह से ये फील्ड की डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा, और जब फील्ड की डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगा। आपको पता होना चाहिए जो मैग्नेटिक फोर्स है FM वो होता है QVB साइन थीटा। तो यहां साइन 0 हो जाएगा, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हमेशा 0 ही बना रहेगा। और अगर मैग्नेटिक फोर्स 0 बना रहेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ये फील्ड की डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, मतलब ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा। ठीक है, आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर किसी मूविंग चार्ज, देखो शुरुआत में क्या, जैसे आपने रिलीज किया, रिलीजिंग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, v 0 होने की वजह से नहीं लगेगा पहले। और अगर मान लीजिए QE की वजह से एक्सेलरेट हुआ, इसके पास वेलोसिटी आ भी गई, तो बच्चों वो वेलोसिटी हमेशा E और B की डायरेक्शन में होगी। तो क्योंकि E तो फोर्स लगाएगा, QE कांस्टेंट, इसलिए एक्सेलरेट तो होगा, इसकी स्पीड तो बढ़ेगी। पर स्पीड बढ़ने के साथ साथ आप ये भी कह सकते हो कि सर स्पीड का या वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा किस डायरेक्शन में होगा? B की डायरेक्शन में होगा। और अगर ऐसा है तो एंगल हमेशा 0 बना रहेगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होने की वजह से मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप आ जाइए। अभी मैं आपको समझा रहा था कि कोई भी अगर मेरे पास होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब है और इसकी वॉल से करंट जा रही है, सिर्फ वॉल से करंट जा रही है, मतलब अंदर कोई करंट नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर एक्सिस से x डिस्टेंस पर यहां इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, बी इनसाइड क्या होता है? 0। सरफेस में मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है, और बाहर अगर बात करूंगा तो जो बी आउटसाइड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। मतलब अंदर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होने की वजह से आप यहां क्या लिख दोगे? 0 आंसर जाएगा। तो एक आसान सवाल था, बस आपको ये पता होना चाहिए किसी भी होलो सिलेंड्रिकल वायर के अंदर वाले पॉइंट्स पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? 0, राइट? ये पढ़ा होगा आपने। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर। तो यहां पे भी वही बनेगा, बाहर वाला जो पॉइंट है ना, यहां जो बी आउटसाइड बनेगा वो क्या बनेगा? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। सरफेस वाले पॉइंट पे आ जाएंगे तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर होने की वजह से बी एट सरफेस जो होता है वो होता है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। लेकिन अंदर वाले पॉइंट्स में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, बी इनसाइड होता है 0।
तो आंसर 0 जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर। बड़ा आसान सवाल था, आपको सिर्फ इतना करना था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड निकल जाता है विदाउट चेंज इन वेलोसिटी, तो हमें पता है कि उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, तभी ऐसा होता है। आपने कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर पढ़ा होगा, वही कंसेप्ट पे सवाल पूछा गया था। अ पार्टिकल ऑफ चार्ज -16 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड along the x-axis enters in the region where magnetic field induction B is along the y-axis and electric field of magnitude 10 to the power 4 volt per meter is along the negative z-axis. If the charge particle continues moves along the x-axis, then magnitude, it's very simple. अगर कोई चार्ज पार्टिकल आ रहा है और चार्ज पार्टिकल सीधा निकल जाता है ऐसे, इसकी वेलोसिटी इधर थी और मान लीजिए चार्ज प्लस क्यू है, तो अगर ये विदाउट डेविएशन निकल जाता है तो ये तभी पॉसिबल है जब चार्ज पार्टिकल पे लगने वाले फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हो। मतलब जितना फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उतना का उतना ही फोर्स मैग्नेटिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग जाए, तभी तो ये पॉसिबल था। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। मतलब कहानी क्या होनी चाहिए कि साहब QE जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो उसका मैग्नीट्यूड QVB के बराबर होना चाहिए। Q आप कैंसिल आउट कर देंगे, सॉरी Q को आप कैंसिल आउट कर देंगे और Q को कैंसिल आउट करने पर ये E मिल जाएगा आपको। और यहां से आपसे पूछा क्या था? आपसे पूछा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछी B की, तो जो B की वैल्यू मिल जाएगी वो E/V मिल जाएगी। अच्छा, E कितना दे रखा है हम लोगों को? 10 टू द पावर 4 वोल्ट पर मीटर। और V कितना गिवन है हमें? V की जो वैल्यू गिवन है वो कहाँ है? 10 मीटर पर सेकंड। तो दिस बिकम्स 10 मीटर पर सेकंड। तो आपका जो B का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो 10 टू द पावर 3 टेस्ला आ जाएगा या वेबर पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। सो आंसर शुड बी 10 टू द पावर 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। सिंपल पढ़ा होगा ना ये आपने कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल पासेज अनडेविएटेड इन mutually perpendicular electric and magnetic field, in that situation the electric force acting on the charge particle will be equals to magnetic force acting on the charge particle. If this condition is satisfied, definitely the charge particle will move without any deviation. It will move continuous to in same direction. ऐसे आप बात कर सकते हो। या आप डायरेक्शन की बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे? चलो आपको मैं डायरेक्शन की भी बात करता हूं। मान लीजिए ये मेरे पास कोई पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, राइट, और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगा नहीं होगा? E। अब अगर कोई चार्ज पार्टिकल जो कि माइनस था वो इस तरफ मूव कर रहा है V से और विदाउट एनी डेविएशन इधर निकल जाएगा, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा नेगेटिव चार्ज पे फोर्स, क्योंकि चार्ज जो है आपका वो नेगेटिव है, देखिए माइनस है चार्ज, तो ऊपर लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। अब मुझे मैग्नेटिक फोर्स चाहिए नीचे की तरफ, तो वो कब पॉसिबल है? देखिए V इधर था तो V क्रॉस B आया ऊपर, तो अगर मैं B की डायरेक्शन अंदर की तरफ रखता हूं तो V क्रॉस B आएगा ऊपर पॉजिटिव चार्ज पर, क्योंकि नेगेटिव था तो V क्रॉस B का अपोजिट फोर्स लगेगा, मतलब मैग्नेटिक फोर्स इधर लग जाएगा QVB। अगर ये दोनों फोर्स बराबर हुए तो विदाउट एनी डेविएशन निकल जाएगा। तो आपको दोनों को इक्वल करना था और आंसर लेके आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the given figure the magnetic field which is perpendicular to the plane of the paper in inward direction increases then। आप मुझे बताइए, अगले सवाल के अंदर आपसे ऐसा कहा गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इनवर्स है। अगर इसको मैं टाइम के साथ साथ बढ़ाता हूं, तो अगर मैं टाइम के साथ साथ बढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली एंटर करने वाला फ्लक्स बढ़ेगा, और अगर एंटर करने वाला फ्लक्स बढ़ेगा तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इस तरह से होगा कि वो फ्लक्स को बाहर निकालने की कोशिश करेगा, और फ्लक्स को बाहर निकालने की कोशिश कब करेगा? जब इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे होगी। अब अगर डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होगी तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है वही पॉजिटिव चार्ज फ्लो की डायरेक्शन। करंट हमेशा पॉजिटिव चार्ज फ्लो के डायरेक्शन में होता है। तो आप मुझे बताइए, अगर ए प्लेट पहले न्यूट्रल थी और बी प्लेट भी न्यूट्रल है, तो ए से जब पॉजिटिव चार्ज निकलेगा और पॉजिटिव चार्ज करके घूम करके ऐसे आएगा तो वो पॉजिटिव चार्ज बी पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो किसी भी न्यूट्रल प्लेट से जब कोई पॉजिटिव चार्ज बाहर निकलेगा प्लस क्यू, तो इस पर माइनस क्यू चार्ज छोड़ के जाएगा। मतलब इस पे जो चार्ज आएगा वो माइनस क्यू आएगा और वो पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पे डिपॉजिट हो जाएगा, इस पे चार्ज आएगा प्लस क्यू।
मतलब बी प्लेट जो होगी वो पॉजिटिवली चार्ज होगी. प्लेट बी ऑफ द कैपेसिटर विल बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज. फर्स्ट विल बी द राइट आंसर. उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा. इट इज इजी एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला सवाल जो आपको ये है कि एक डायग्राम आपको दिखा रखा है जिसके अंदर रेक्टेंगुलर एसी फ्लो रही है, या रेक्टेंगुलर एसी का डायग्राम आपको दे रखा है वी का टी के साथ. आपसे कहा जाता है कि इसका जो एवरेज वैल्यू है ओवर द कंप्लीट साइकिल, एक साइकिल के अंदर जो एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ है और आरएमएस वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या होगी. यार इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. आप मुझे बताइए कि नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे बात की जा रही है कि मेरे पास V का T के साथ ग्राफ गिवन है. अब आप जरा मुझे बताइए, एक साइकिल ये यहां आके एक साइकिल पूरा होगा, तो जरा मुझे बताइए टाइम यहां पूरा हो गया, तो T/2 टाइम तक जितनी वैल्यू ये पॉजिटिव है उतनी ही वैल्यू ये नेगेटिव है. तो ओवर द कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ क्या मिलेगी? 0. ऑप्शन में कहीं पर आपको ऐसा दिख रहा है क्या जहां एवरेज वैल्यू ईएमएफ की 0 दे रखी हो? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सवालों में यही करना होता है कि आप सबसे पहले देखें कि फर्स्ट हाफ साइकिल में जितना पॉजिटिव है उतना ही नेक्स्ट हाफ साइकिल के अंदर नेगेटिव है. मतलब एवरेज वैल्यू आपको ओवर द कंप्लीट साइकिल 0 मिलेगी. और ऑप्शन अगर आप नजर डालोगे तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां आपको एवरेज वैल्यू ईएमएफ 0 दे रखी है. सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन के अंदर ऐसा दे रखा है. तो अगर ऐसा है तो आप ये बात कर सकते हो कि ऐसा होने पर यही आंसर सही होगा. बाकी दूसरा सोल्व करने की आपको जरूरत नहीं थी, टाइम सेव करने के लिए बता रहा हूं. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A particle is executing simple harmonic motion. Its maximum acceleration is alpha and maximum velocity is b, ठीक, beta. Then its time period will be. बच्चों जो maximum acceleration होता है a maximum, इसकी वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड में. अगर मैं बात करूंगा तो ये होती है ओमेगा स्क्वायर a. a होता है एम्पलीट्यूड और जो v मैक्सिमम होता है वो होता है a ओमेगा. अब जरा मुझे बताइए, आपसे कहा जाता है कि इसकी जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो अल्फा है और मैक्सिमम वेलोसिटी बीटा है. क्या इस रिलेशन में आप ऐसा लिख सकते हो अल्फा इक्वल टू ओमेगा ए इंटू ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर हो गया, और ए ओमेगा मैक्सिमम वेलोसिटी है जो कि बीटा आपको दे रखी है. तो अल्फा इक्वल टू क्या लिख दोगे? बीटा इंटू ओमेगा, इंटू ओमेगा. आपसे पूछा क्या है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो आपको रिलेशन क्या मिला? ओमेगा इक्वल्स टू आपको मिला अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा, और ये होता है ओमेगा 2π/t. तो बताइए टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? टी बिकम्स इक्वल्स टू 2π बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा. सो व्हाट शुड बी द आंसर? 2π बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा. थर्ड इज द राइट आंसर. सिंपल. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? The phase difference between the instantaneous velocity and instantaneous acceleration of particle executing simple harmonic motion. ये जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए. क्या कंसेप्ट है? देखिए ध्यान से. आप मुझे बताइए, एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूं मैं आपको. देखिए, मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट कर्व है, तो ये साइन कर्व है, ये आप सब जानते होंगे. और बच्चों जब भी आप साइन फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो एक बार, तो वो π/2 आगे लीड कर जाता है. आपने ये पढ़ा होगा कि साइन, मान लीजिए y इक्वल्स टू है a साइन ओमेगा t, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो v मिलेगी. v की वैल्यू क्या मिलेगी? dy/dt, और ये क्या मिल जाता है आपको? a ओमेगा कोस ओमेगा t. फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा dv/dt, ये क्या मिल जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t. अब आप ध्यान से देखिएगा, ये साइन फंक्शन था तो ये डिस्प्लेसमेंट का है. आपने एक बार डिफरेंशिएट किया, π/2 आगे बढ़ जाता है. मतलब इसको अगर मैं π/2 आगे बढ़ाऊंगा तो क्या मिलेगा? अगर आप इसको π/2 आगे बढ़ाओगे तो ग्राफ यहां से शुरू होगा, मतलब कोस. फिर से π/2 आगे बढ़ाओगे तो ग्राफ यहां से शुरू होगा, माइनस साइन. तो आप मुझे बताइए, डिस्प्लेसमेंट के कंपैरिजन में वेलोसिटी जो है वो π/2 आगे है, और वेलोसिटी के कंपैरिजन में एक्सेलरेशन फिर से π/2 आगे है. तो वो बताइए व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन? एंड दैट इज π/2. π/2 का मतलब होता है 0.5 पाई. सो फर्स्ट इज द राइट आंसर. हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करने पे वो π/2 आगे बढ़ जाता है. जैसे साइन फंक्शन था, साइन को π/2 डिफरेंशिएट करोगे तो वो यहां से शुरू होगा, कोस आ जाएगा. फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहां से शुरू होगा, माइनस साइन आ जाएगा. तो आप देखिए साइन के डिफरेंशिएशन आपको क्या मिला? कोस, और कोस से मिला आपको माइनस साइन. ठीक है. सो व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी? π/2. ये π/2 लीड कर गया, फिर ये π/2 लीड कर गया.
तो बताइए इसका फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, पाई। मतलब डिस्प्लेसमेंट के कंपैरिजन में एक्सेलरेशन का फेज डिफरेंस पाई होगा, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट से पाई आगे है। ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है ना। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। बेसिकली आपको ये बात पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन जो होता है एसएचएम के अंदर, एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है बच्चों माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट। लेकिन यहां मैग्नीट्यूड का ग्राफ आपको दे रखा है, तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड बनाऊंगा तो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बनेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 0। अगर इसको मैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूंगा तो इसका स्लोप जो है एम वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर आएगा। स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू है यहां पर टेन 45। तो टेन 45 कितना मिलेगा, टेन 45 डिग्री इक्वल टू मिलेगा 1, और स्लोप जो है वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, मतलब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1 के बराबर है तो ओमेगा भी 1 ही मिलेगा, 1 रेडियन पर सेकेंड। अब बताइए टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा 1 गिवन है तो टाइम पीरियड की वैल्यू मिल जाएगी आपको 2 पाई सेकेंड। बताइए कहीं ऑप्शन है 2 पाई सेकेंड? यस, फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है? उम्मीद है आपके समझ में आ चुका होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? हां जी, क्वेश्चन नंबर 45। द क्वेश्चन नंबर 45 इज राइट, अ पार्टिकल स्टार्ट एसएचएम फ्रॉम द मीन पोजीशन, राइट। अगर मीन पोजीशन से कोई भी पार्टिकल एसएचएम स्टार्ट करता है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन साइन के साथ आती है, यानी x इक्वल टू a sin ओमेगा t। इट्स एम्पलीट्यूड a एंड टाइम पीरियड t, ठीक है, एट टाइम वेयर इट्स स्पीड हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड इज डिस्प्लेसमेंट y। सिंपल सवाल था यार। वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपसे कहा है कि वो पोजीशन बताइए जहां वेलोसिटी मैक्सिमम की हाफ हो जाती है। यार बच्चों मुझे एक बात बता दीजिए आप, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है एसएचएम के अंदर? v मैक्सिमम जो होती है वो होती है a ओमेगा। तो ये वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, ये वैल्यू मिल जाएगी मुझे a ओमेगा बाई 2, और तब मुझे x निकालना है। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सारे का स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरे पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दूंगा तो बताइए एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी? एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, दैट मीन्स 3 a स्क्वायर बाई 4 is x square. Then what is the value of x? X becomes equals to under root of 3 a square by 4. That means x equals to root 3 a by 2. root 3 a by 2 का मतलब होता है ऑप्शन नंबर 3। यानी आपको वेलोसिटी का पोजीशन के टाइम में फॉर्मूला पता होना चाहिए था। आपसे कहा जाता है कि वो पोजीशन बताइए जहां वेलोसिटी मैक्सिमम की हाफ हो जाती है। हमें दूसरी इंफॉर्मेशन क्या चाहिए थी कि वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू होती है a ओमेगा, और मुझे पोजीशन की वो वैल्यू चाहिए जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम की हाफ हो जाती है। तो v की वैल्यू मैक्सिमम की हाफ पुट कर दूंगा और यहां से x की वैल्यू सोल्व कर दूंगा। ये चीज आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। जिन लोगों को मैंने एसएचएम पढ़ाया था उनको लाइन ऑफ एसएचएम बताई थी और उनका तो एक झटके में सही हो गया होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन वेव। वेव का सवाल है, the equation of wave on the string of linear mass density 0.04 kg per meter is given by this, right? The tension in the string। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किसी ट्रांसवर्स वेव के अंदर वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू, और म्यू होता है लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ, जिसकी वैल्यू आपको यहां गिवन है। अब इक्वेशन को ठीक से देखिए। अगर आप इक्वेशन को ठीक से देखेंगे तो वेव इक्वेशन आपकी क्या होती है? y इक्वल्स टू a साइन 2 पाई t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लेमडा। अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो बच्चों a की जगह क्या लिखा हुआ है? a इक्वल टू लिखा हुआ है
0.02 मीटर। टी की जगह लिखा हुआ है 0.04 सेकेंड और एक लैम्डा की जगह लिखा हुआ है 0.5 मीटर। ये पैरामीटर्स आपको पता है। चलिए बताइए मुझे वेव वेलोसिटी क्या होती है? वेव वेलोसिटी होती है एफ लैम्डा। क्या होती है? एफ लैम्डा। और एफ मतलब 1 बाई टाइम पीरियड। तो आप मुझे बताइए यहां से वी क्या मिलेगा? यहां से वी की वैल्यू मिल जाएगी, या मैं लैम्डा बाई टी भी पुट कर सकता हूं ना। एफ की वैल्यू 1 बाई टी हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू हो गई 0.5 और टी मेरे पास हो गया 0.04। और इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? इसकी वैल्यू मिल जाएगी, देखिए इसको मैं लिख दूंगा 1/25, 1/2 यानी 25/2, राइट। तो वेलोसिटी मिल गई आपको 25/2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाई म्यू की वैल्यू दे रखी है हम लोगों को 0.04। अब इसका यहां रूट हटा दीजिए तो स्क्वायर हो जाएगा। तो जब मैं हटाऊंगा तो टी डिवाइडेड बाय 0.04 इक्वल टू 625/4 हो जाएगा। ये इससे 100 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अगर ये 100 टाइम्स कैंसिल हो गया तो आपका आंसर क्या मिला? 6.25 न्यूटन। क्या ऑप्शन में कहीं है 6.25? यस, दिस इज द राइट आंसर। यानी कंसेप्ट क्या था कि आपको वेव इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। वेव इक्वेशन की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, अलग अलग ड्रेसेस होती हैं, उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए था। यहां जो वेव इक्वेशन गिवन थी वो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा को लिखा है आपने। देखिए आप इसको, मैं आपको कुछ बच्चों को अगर नहीं समझ में आता तो मैं बता देता हूं क्या होता है। यहां देखिएगा बच्चों, ऐसा होता है ना वेव इक्वेशन आपको जो लिखा जाता है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है, और इसको आप लिखोगे ए साइन ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t और ये t हो गया, माइनस k की वैल्यू होती है 2π/λ और ये हो गया अपने पास x, राइट। तो आपने 2π को कॉमन ले लिया, तो जब मैं 2π को कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा t/T माइनस x/λ। ये अब आप इसको कंपेयर करेंगे तो t की जगह लिखा हुआ है 0.04 और लैम्डा की जगह लिखा हुआ है 0.5 और एम्पलीट्यूड की जगह लिखा हुआ है 0.02। आप इनको कंपेयर करें और यहां से आप देख सकते हैं कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि वेलोसिटी होती है वेव की वो एफ लैम्डा या लैम्डा बाई टी होती है। लैम्डा आपको पता है, टी आपको पता है, यहां से वी निकाल लेंगे, वी की वैल्यू यहां पुट करेंगे और टी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, नाउ वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अ वेव एंटर्स from air to any medium then what remains unchanged? जब कोई भी वेव किसी मीडियम में एंटर करती है तो किसकी वैल्यू नहीं बदलती? ऑलवेज कीप इन माइंड फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, कैन नेवर चेंज विदाउट चेंजिंग द सोर्स। फ्रीक्वेंसी हमेशा उस सोर्स की प्रॉपर्टी होती है जिसने वेव प्रोड्यूस की है। इसका मतलब बिना सोर्स बदले कभी फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं जाएगा। तो इसका आंसर था फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और मूव करते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव इज गिवन बाय दिस। वापस आपको जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है y इक्वल टू 3π/2 साइन 50t माइनस x। ये वेव है, आप ध्यान समझिए। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों? ये है एम्पलीट्यूड ए। ये क्या है बच्चों? अगर मैं कंपेयर करूंगा तो किससे करूंगा? देखो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इससे कंपेयर कीजिए। ए की जगह क्या है? 3π/2। ओमेगा की जगह क्या है? 50, तो ओमेगा की वैल्यू 50 आ गई। के की जगह क्या लिखा हुआ? 1, तो के इक्वल टू है 1। अब आपसे पूछा क्या है कि मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी का रेशियो बताइए। तो जो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी होती है वी मैक्सिमम, वो होती है ए ओमेगा, और पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा बाई के। सॉरी, वेव की वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा बाई के। ये बात ध्यान रखें, जो वेव वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ वेव, वो ओमेगा बाई के होती है। तो यहां देखिए ओमेगा कितना दे रखा है हम लोगों को? 50, और के 1 है, तो दिस बिकम्स इक्वल टू 50 बाई 1 इज 50 इन मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे? V मैक्सिमम ए ओमेगा हो गया और ये हो गया मेरे पास 50। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए ओमेगा? ये रहा ए और ये रहा ओमेगा, तो यहां वैल्यू, अच्छा डिवाइडेड बाय V करूंगा, नहीं करूं, V ऑफ वेव 50 हो गया। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? ए की वैल्यू 3π/2, ये 50 मैंने यहां लिखा,
और ओमेगा की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता थी 50 है, 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, आंसर मिलेगा 3π/2। सो दिस इज द राइट आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन भी आपके समझ में आ चुका होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 49 इज वेरी सिंपल। आपसे कहा गया था कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर होने वाली एनर्जी है या जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी एग्जिस्ट करती है, उनका रेशियो क्या होता है, वो 1:1 होता है, दोनों एनर्जी बराबर होती है। द एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द फ्री स्पेस इज ऑलवेज इक्वल। दैट मीन्स फोर्थ इज द राइट आंसर। दोनों वैल्यूज सेम होती है एग्जैक्टली, आपको पता होना चाहिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर या b²/2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों की जो वैल्यूज होती है वो एग्जैक्टली सेम निकल के आती है, ये आपने पढ़ा होगा। द लास्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय E = 30 sin। ध्यान से देखिएगा, अगेन द क्वेश्चन इज मैच द कॉलम। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या गिवन है, 30 sin, वापस देखिए इक्वेशन वही आ रही है, 6 × 10⁸ प्लस kz। अब ध्यान से समझिएगा, जब यहां नेगेटिव साइन होता है तो वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही होती है, और जब यहां पॉजिटिव साइन होता है तो नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही होती है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि वेव वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है। कि साहब वेव, ये साइन पॉजिटिव है ना, तो आपको ये बात बताना चाहिए कि -k डायरेक्शन में वेव चल रही होगी या -z एक्सिस के अंदर, मतलब वेव velocity is along -z। तो सबसे पहले तो आप ये देखें डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, तो जब ए को मैच करेंगे तो आप -z ढूंढेंगे। कहां पे दिख रहा है -z, एस के अंदर, मतलब इसका मैचिंग जो होगा वो एस से होगा। अब ऑप्शंस देखिए कहां कहां एस से मैचिंग हो रहा है। कि साहब ए का मैचिंग एस से या तो यहां हो रहा है या यहां हो रहा है, मतलब ये तो वैसे भी गलत हो गए। अब दूसरा मैच कीजिए, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेवलेंथ क्या होती है बच्चों, के जो होता है ना वो होता है 2π/λ। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, 2π/k। अब इस इक्वेशन से अगर आप देखेंगे तो k की वैल्यू क्या है ये निकालना पड़ेगा। अच्छा बताइए, क्या मैंने अभी थोड़ी देर पहले किसी क्वेश्चन में आपको बताया था कि वेलोसिटी जो होती है वो ω/k होती है। तो अगर यहां से आप k देखेंगे तो k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ω/c। ओमेगा कितना आपको दे रखा है, ओमेगा आपको दे रखा है 6 × 10⁸। देखिए ये ओमेगा टी होता है, ओमेगा टी प्लस के, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू 6 × 10⁸ है और सी होता है 3 × 10⁸। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 2, मतलब के की वैल्यू 2 आ गई। अब जब के की वैल्यू आप यहां 2 पुट करोगे तो 2π/2 विल गिव्स पाई। तो जो लैम्डा है वो पाई के बराबर है, पाई का मतलब हो गया 3.14। आप बताइए जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो मैच करेगा 3.14 से, मतलब आर से। अब हमारे जो दो ऑप्शन बचे थे सेकंड एंड फोर्थ, उसको अगर देखेंगे तो बी दोनों में मैच कर रहा है आर से, मतलब हमें एक और चेक करना पड़ेगा। अच्छा देखिए, सी मैच कर रहा है यहां पी से और डी मैच कर रहा है क्यू से। तो अगर आप इसमें क्यू से और इसमें पी से, तो आप पहले डी को चेक करें। डायरेक्ट प्रोपेगेशन कांस्टेंट के ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्रोपेगेशन कांस्टेंट अभी मैंने निकाला है के की वैल्यू कितनी आई है 2, के की वैल्यू कितनी आई है 2। तो प्रोपेगेशन कांस्टेंट जो है वो 2 है, मतलब जो डी है वो क्यू से मैच करेगा और डी क्यू के अंदर मैच कर रहा है यहां से, मतलब ये आंसर सही है। ठीक है, तो ये था सॉल्यूशन पार्ट टेस्ट 3 का। उम्मीद है आपका पेपर अच्छा हुआ होगा और हमने अपनी तरफ से कोशिश की आपको सॉल्यूशन बना के देने की। ठीक है, आशीष सर ने पहले 25 क्वेश्चन सोल्व किए, उसके बाद मैंने क्वेश्चन सोल्व किए। हम कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की, ताकि आपको पेपर के बाद डाउट काउंटर के चक्कर ना काटने पड़े और आप अपनी सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सकें। आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से सवाल सोल्व करें और उम्मीद है अगले टेस्ट की तैयारी और अच्छी करेंगे, वो टेस्ट आपका और अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।